Hello, my future doctors. This side your biology educator अमीशा सारस्वत और मैं वेलकम करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल पे मैथ जेई एक्स पे। तो देखो, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर और कहते हैं कि बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स लाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको भी लगता है क्या ऐसा? हाँ, इतना ही आसान है तो क्यों नहीं आ पा रहे 360 में से 360 मार्क्स? क्योंकि कहीं कहीं पर हमारी है कंसेप्चुअल एरर्स, कंसेप्चुअल लैकिंग। क्योंकि बायोलॉजी की बुक्स बेटा इस तरीके से बनाई गई हैं कि 11th और 12th के कुछ चैप्टर्स आपस में काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। तो अगर हमारे कुछ कंसेप्ट 11th के लैकिंग हैं या कुछ कंसेप्ट 12th के लैकिंग हैं तो कुछ चीज़ों को इंटरकनेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो देखो, अब तुम लोग तो घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारे पास भगवान ने भेजा अमीशा मैम को। तो तुम्हारी बायोलॉजी की पूरी जर्नी को इतना स्मूथ बना दूंगी कि जब पेपर दोगे ना तो ऐसा लगेगा ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है, और फिर फटाफट से तुम्हारे मार्क्स 360 में से 360 आएंगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेस्ड इन एम्स। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत करी है बायोलॉजी के फील्ड में, और उसी मेहनत का रंग अब मैं तुम्हारी सक्सेस के रूप में लेकर आ रही हूँ। तो चलो अपनी बायोलॉजी की जर्नी को स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि बिलोंग करता है क्लास 12th को। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले देखो, सीधा सा फंडा है। मैं तो ये मानूंगी कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। ठीक है, सारे बेसिक्स की शुरुआत वहीं से होती है, क्योंकि अगर मैं ये मान लूँ कि तो तुम्हें आता होगा, तो तुम्हें आता होगा, तो जो तुम्हारे बेस रह गया है, कमज़ोर रह गया है, वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हम धीरे धीरे चलेंगे, सारी चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके पढ़ेंगे और बायोलॉजी को पूरा एकदम मक्खन बना देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तैयार हो? आओ चलो। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट के बेसिक डायग्राम की। तो तुम्हें पता है कि प्लांट्स की बॉडी में क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारी प्लांट्स की रूट्स, उसके बाद आती है उसमें स्टेम, स्टेम के बाद लीफ, फ्लावर, फ्रूट, नोड्स, इंटरनोड्स, ये सारे बेसिक पार्ट्स हैं। देखो, रिप्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास दो अल्टरनेटिव्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स भी दोनों ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कर सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर उसे करना हुआ तो इट कैन यूज लीफ यूज कर लेगा, स्टेम यूज कर लेगा, नोड्स, इंटरनोड्स, इन सारी चीज़ों का यूज कर सकता है। लेकिन जहां बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहां पे चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा स्पेशल कैरेक्टर्स। तो प्लांट की बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज द फ्लावर। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा। तो जब फर्टिलाइजेशन होगी तो उसका एंड रिजल्ट बनता है फ्रूट। कहने को तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स का तो हम ही लोग करते, खाते हो ना, आम, केला या फिर एप्रिकॉट्स, ये सब चीज़ें हम जो खाते हैं, दैट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो देखो, इतना इंपॉर्टेंट अगर ये पार्ट है तो जानते हैं ये स्टार्ट कैसे होगा, बना कैसे हुआ होगा। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फ्लावर्स को बनाने के लिए काफ़ी हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट होता है फ्लोरल प्राइमोर्डियम का। मैम ये तो बड़ी ही टफ लाइन है, हमें तो इतनी अंग्रेजी आती ही नहीं है, वो भी बायोलॉजी में। तो चलो मैं समझाती हूँ। देखो, होता क्या है बच्चों, अगर हमारे को फ्लावर बनाना है तो एक सिग्नल मिलेगा। वो सिग्नल मिलता है हार्मोन्स से। उस सिग्नल के रेस्पेक्ट में प्लांट्स की बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। और उन चेंजेस की वजह से एकदम से डायरेक्ट फूल थोड़ा ना बन जाएगा, कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनेंगे फूल के। उन नन्हे मुन्ने स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोर्डियम, बिकॉज प्राइमोर्डियम मतलब प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स, फ्लोरल मतलब फूल के। अब एक और भारी टर्म आ गया, इन्फ्लोरेसेंस। मैम ये ना मॉर्फोलॉजी चैप्टर में था तो सही, लेकिन समझ नहीं आया था। मैं समझाती हूँ। देखो, सीधी सी बात है, मैं तुम्हारे लिए मॉर्फोलॉजी का भी स्क्रीनशॉट ले आई हूँ। देखो, होगा क्या, जैसे मान लो ये स्टेम है, ठीक है। अब स्टेम की जो टिप होती है, यहाँ पर एक मेरिस्टेम होता है विच इज कॉल्ड एज शूट, एपिकल, मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम का काम होता है प्लांट्स की हाइट को इलोंगेट करना। अब जब प्लांट को पता चलता है कि मुझे फ्लावर बनाना है, तो द शूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट्स इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। फ्लोरल मतलब फ्लावर और मेरिस्टेम मतलब डिवाइड करने वाले सेल्स। तो अब इसके रिजल्ट से क्या होगा, जो स्टेम धीरे धीरे लंबा हो रहा था वो स्टेम हो जाएगा कंडेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, दिस
फ्लोरल दिस स्टेम इज गोइंग टू गेट्स कंडेंस्ड, जिसकी वजह से इसकी जो नोट्स हैं वो एक दूसरे के पास आ जाएंगी। ठीक है, नोट्स एक दूसरे के पास आ गई। अब जो नोट्स के बीच का इंटरनोड था वो छोटा हो जाएगा। अब ये जो नोट्स है यहाँ से साइड्स में निकलेंगे फ्लोरल अपेंडेजेस। फ्लोरल अपेंडेजेस जैसे मान लो तुम्हारा यहाँ से निकल गया कैलिक्स, यहाँ से निकल गया कोरोला, किसी नोड से कुछ निकल गया, किसी नोड से कुछ निकल गया। तो जो नोड आ रही थी वही नोड अब क्या बनाएगी, फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनाएगी। तो देखो हमारी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड शूट कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में, जो मैंने तुम्हें यहाँ पर दिखाया। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो इंटरनोड्स है वो लंबे नहीं होते और जो एक्सिस है, ये जो पूरी एक्सिस है वो क्या हो जाती है, कंडेंस्ड। कंडेंस्ड यानी कि छोटी हो जाती है। अब इससे क्या होगा, ये जो हमारी नोट्स हैं सक्सेसिव नोट्स, अब ये लीव्स के बदले क्या बनाएंगी, फ्लोरल अपेंडेजेस। अब लीव्स नहीं बनेंगी, अब बनेंगे फ्लोरल अपेंडेजेस। मैम फ्लोरल अपेंडेजेस, अपेंडेजेस मतलब तो हाथ पैर होता है। अरे ये वही है, फ्लोरल अपेंडेजेस मतलब फूल के हाथ पैर। फूल के हाथ पैर क्या होते हैं, सेपल्स होगा, पेटल होगा, कार्पल होगा, स्टेमन होगा, तो ये वही चीज़ें बनाएंगे। तो ये जो अरेंजमेंट है फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस पे, इसे बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, अब ये तो हमारी एक्सिस बन गई, इसमें फ्लावर्स लगेंगे, फ्लावर्स का पूरा गुच्छा लगेगा, उसी गुच्छे को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। बात समझ में आई। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम से फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्जन होगा, फिर छोटे छोटे फ्लावर के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जिनको हमने पीछे नाम क्या दिया था, फ्लोरल प्राइमोडियम। फ्लोरल प्राइमोडियम से बनेंगे आगे जाके मैच्योर फ्लोरल अपेंडेजेस। फ्लोरल अपेंडेजेस के बाद छोटी सी बड बनेगी और यही बड खिल के क्या बना देगी, हमारा एक मैच्योर फ्लावर। तो तुम्हें फ्लावर की जर्नी तो मोटा मोटे तौर पे समझ में आई गई होगी, मुझे पक्का पता है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात करते हैं कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तुमने फूल तो बहुत अच्छे से देखा होगा, बट ज़रा मैं तुम्हें फूल को और अच्छे से समझाती हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है, एक पार्ट होता है जिससे हम फूल को पकड़ते हैं, उस पार्ट के ऊपर आता है हमारा फीमेल पार्ट, दैट इज क्या बोलते हैं बच्चों, मन में सोचो क्या बोलेंगे इस पार्ट को, यस दैट इज गाइनोशियम। चलो मैं थोड़ा सा बनाती हूँ, ये बन गया हमारा फीमेल पार्ट। अब फीमेल मैंने पिंक बनाई है क्योंकि लड़कियों को पिंक पसंद है ना थोड़ा, इसलिए। इसके बाद बनाते हैं मेल पार्ट, कुछ इस तरीके से। ये आ गया हमारा, क्या है बच्चों, ये पढ़ा हुआ है तुमने बायोलॉजी में, दिस इज योर मेल पार्ट एंड मेल पार्ट इज कॉल्ड एज, वेरी गुड, स्टेमन। अभी आ गई स्टेमन को सराउंड करके सुंदर सुंदर पेटल्स। क्या होते हैं पेटल्स, खुशबूदार पार्ट ऑफ द फ्लावर, है ना। इसके बाद अरे मैम हरी हरी पत्तियां तो बनाओ, फूल में तो हमने पत्तियां भी देखी हैं। तो ये आ गए हमारे ग्रीन पार्ट्स। ठीक है, दिस 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 दिस। तो ये हमारा एक फ्लावर होता है। अब देखो फ्लावर की जो स्टॉक है, जहाँ से हम फ्लावर को पकड़ते हैं, दिस पार्ट, दिस पूरा, दिस इज कॉल्ड एज पेडिसल। बिल्कुल पेंसिल है, जैसे इस पेंसिल पे फ्लावर लगा दो तो ये वही सेंस देता है। ठीक है, पेडिसल के बाद ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कैलिक्स, एंड कैलिक्स की जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं दीज आर कॉल्ड एज सेपल्स। ठीक है, अब ये जो इसका पूरा कलरफुल पोर्शन है, वेट तुम्हारे तो बच्चों मैं कलर भी कर देती हूँ, ये हुआ थोड़ा सा, हाँ ये वाला जो पूरा पोर्शन है, येलो कलर का फूल देखा है कोई, जरा मुझे बताना येलो कलर का फ्लावर कौन सा होता है, एक एग्जाम्पल। हाँ सरसों का, मस्टर्ड फ्लावर, वेरी गुड। तो सपोज कर लो हमने मस्टर्ड का ही फ्लावर बनाया है। ठीक है, तो ये जो येलो येलो उसकी पंखुड़ियाँ हैं, इन पंखुड़ियों को हम नाम देते हैं बच्चों, क्या नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोरोला।
और जो कोरोला है इसकी इंडिविजुअल यूनिट्स को हम नाम देते हैं पेटल्स। इंडिविजुअल यूनिट्स आर कॉल्ड एज पेटल्स। तो देखो, कैलिक्स और कोरोला और पेडिसल का रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं है, ठीक है। इसलिए इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं, दीज बोथ आर कॉल्ड एज एसेसरी वॉल्स, ठीक है। एसेसरी वॉल्स मतलब होता है ग्रुप। एसेसरी क्यों? क्योंकि इनका मेन रिप्रोडक्शन का काम नहीं है। रिप्रोडक्शन तो भाई साहब कोई और ही संभालता है, और ये है हमारे दिस पार्ट विच इज स्टेमन। स्टेमन को बायोलॉजिकल टर्म्स में हम नाम देते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में एंड्रो मतलब होता है मेल, ठीक है। अब एंड्रोशियम के भी दो पार्ट्स हैं, एक तो है एंथर और एक है फिलामेंट। देखो बच्चों, इस डायग्राम में ये वाला पोर्शन है पूरा, दिस बाइलोब स्ट्रक्चर, दिस इज एंथर, और ये जो तुम्हें लंबी सी स्टॉक दिखाई दे रही है दैट इज फिलामेंट। अगर मैं बात करूँ इस फीमेल वाले पार्ट की, वेट, ये है हमारा फीमेल पार्ट पूरा। इस फीमेल पार्ट को बायोलॉजिकल टर्म्स में हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज गाइनोशियम। तुमने सुना होगा ना, बहुत से बच्चे तुम में से गायनोकोलॉजिस्ट बनना चाहते होंगे, तो गायनोकोलॉजिस्ट आर द फीमेल डॉक्टर्स। तो गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट, और फीमेल पार्ट के लिए सिंबल होता है ये। सो गाइनोशियम का कॉमन नेम और क्या है? कार्पिल या फिर पिस्टल। जैसे हमारे एंड्रोशियम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसी तरीके से गाइनोशियम के भी 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो सबसे ऊपर ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज, वेट लेट मी चेंज द कलर, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद ये जो लॉन्ग ट्यूब दिखाई दे रहा है, दिस ट्यूब इज योर स्टाइल, और स्टाइल के नीचे आती है हमारी ओवरी, ठीक है। अभी ओवरी के अंदर ये जो खाली चैम्बर है, दिस इज कॉल्ड एज योर ओवेरियन चैम्बर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे ओव्यूल्स। ओवेरियन चैम्बर को ही हम लोक्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो लोक्यूल के अंदर ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, दीज आर योर ओव्यूल्स। तो देखो, ये मैंने कर दिया तुम्हारे सामने, पूरे अच्छे से देख लो, ये है तुम्हारे फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर। इसमें जो स्टेमन है और जो गाइनोशियम है, ये है रिप्रोडक्टिव वॉल्स, और कोरोला एंड कैलिक्स दीज आर द एसेसरी वॉल्स, क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन में काम नहीं है, इनका प्रोटेक्शन में और पॉलिनेशन में काम आता है। समझ में आई प्लांट फ्लावर की बेसिक डिटेल्स? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्लांट फ्लावर के मेल पार्ट की, विच इज एंड्रोशियम, ठीक है। तो एंड्रोशियम में स्टेमन है। अब होता क्या है, जैसे मान लो फ्लावर का बेस है, ठीक है, इससे अटैच्ड है ये हमारा पूरा एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम में जो ऊपर तुम्हें बाइलोब स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज द एंथर, और ये जो स्टॉक दिखाई दे रही है, दिस इज द फिलामेंट। अब एनसीईआरटी में बहुत ही बारीकी शब्दों में लिखा हुआ है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल पार्ट। अब वो क्या होता है उसको बेटा ध्यान से सुनो। देखो, ये जो हमारा फिलामेंट है, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्टल पार्ट, और इसका ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड एज द प्रॉक्सिमल पार्ट, ठीक है। तो डिस्टल पार्ट तो फिलामेंट का किससे अटैच्ड है? एंथर से। बात करते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट की। तो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ अ स्टेमन कैन बी अटैच्ड टू आइदर थैलेमस और टू अ पेटल। मैम ये थैलेमस क्या है? तो बेटा ये जो नीचे है ना, सेपल्स के नीचे जो स्ट्रक्चर है जिसमें पूरा स्ट्रक्चर विराजमान है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थैलेमस, ठीक है। तो तुम्हें डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा कि जो स्टेमन है ये इससे थैलेमस से अटैच्ड है, लेकिन काफ़ी केसेस में क्या होता है, पेटल से भी अटैच्ड होता है। अगर ये पेटल से अटैच्ड है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपीपेटलस। एपीपेटलस कंडीशन सुना लग रहा है? एडेशन ऑफ स्टेमन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जब भी पेटल से कोई भी हमारा स्टेमन अटैच्ड होगा, दिस इज कॉल्ड एज द एपीपेटलस कंडीशन। तो मैं दिखाती हूँ कैसा दिखता है, इस तरीके से। देखो,
इस डायग्राम में तुम्हारे ये जो फ्लोरल पार्ट है, ये पिंक वाला पोर्शन इज द पेटल, और तुम्हें दिख रहा होगा कि पेटल से पूरी की पूरी ये जो फिलामेंट है ये अटैच्ड है। समझ में आया? एपिपेटलस कंडीशन का एग्जाम्पल मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा फ्लावर है, कौन सा फैमिली है जो एपिपेटलस कंडीशन को शो करती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वॉल्स ऑफ एंथर। तो देखो बच्चों, सीधी सी बात है, ये हमारा एंथर है। टीएस मतलब समझते हो? जैसे ये एंथर है ऐसे लेटा हुआ, इसको मैंने ऐसे काट दिया, तो इसके टीएस से मुझे कुछ ऐसा डायग्राम दिखाई देगा। शांति से सुनना, एकदम बिल्कुल सब समझ में आएगा। छोटा बन गया क्या? रुको थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ। यहाँ से बच्चों नीट में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट फॉर्म में आता है। सपोज ये एक लोब, ये दूसरी लोब, ये तीसरी लोब और ये चौथी लोब। ठीक है, ये जब हम अपने एंथर को काटेंगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा पोर्शन इज वन लोब, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा पोर्शन विल बी द सेकेंड लोब। तो हमें पता चला है कि एंथर जो है, पहली बात तो एंथर की ये है कि एंथर इज ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। एक लोब ये हो गई, एक लोब ये हो गई। हर लोब में दो थीका है, थीका मतलब कंपार्टमेंट्स, इसमें ये दो, इसमें ये दो। सो एंथर इज, ईच लोब इज डाइथीकस। ठीक है, अब बाइलोब्ड डाइथीकस लोब तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। ये जो हमारा एंथर है, इसका बीच का पोर्शन कोई एक्वायर करके बैठा हुआ है। ठीक है, और ये जो बीच का पोर्शन है ना बच्चों, ये पूरा अंदर तक ट्रेवल करता है। जहाँ जहाँ तक एंथर चलेगा वहाँ वहाँ तक ये पूरा स्ट्रक्चर ट्रेवल करेगा। इसको मैं थोड़ा सा ये अंदर तक जा रहा है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो सीधी सी बात है, बायोलॉजी में जैसे मेघा लड़की का नाम है, तो अगर मैं मेगा वर्ड यूज करूंगी तो फीमेल हो जाएगा, माइक्रो वर्ड यूज करूंगी तो मेल हो जाएगा। तो दिस स्ट्रक्चर इज, एक सेकेंड, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब एक थैला जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। तो ऐसे हमारे कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हैं? 1 2 3 4। सो आवर एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, क्योंकि इसके पास 4 स्पोरेंजियम है। तो एंथर की क्या क्या क्वालिटीज हैं? एक तो ये बाइलोब्ड होता है, हर लोब इज डाइथीकस, और तीसरा इसमें टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन है। तो अब क्या होगा, मैं ये वाला पार्ट को जूम करती हूँ, तो देखो इस वाले पार्ट को समझते हैं। मैंने तुम्हें बोला कि माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो इसमें हमारे क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोरेंजियम को सराउंड करने वाली, अरे बच्चों ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड रुको, चलो उसको छोड़ो, इसको इस पे जूम कर लेते हैं। ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसको मैं फोकस में कर रही हूँ। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम से अटैच तो इमीडिएट लेयर होगी, ये जो उसको सराउंड कर रही है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज टैपेटम। ठीक है, टैपेटम कौन सी लेयर है? जो माइक्रोस्पोरेंजियम को तुरंत के तुरंत से घेरे बैठी है। तो टैपेटम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट हैज बाइन्यूक्लिएट कंडीशन, यानी कि इसके जो सेल्स होंगे ना मेरे बच्चों, इन सेल्स में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे? एवरी सेल विल हैव 2 न्यूक्लियस, इस तरीके से। ठीक है मैम, समझ में आ गया। अब टैपेटम के बाहर एक और लेयर होगी, इसको मैं बना देती हूँ ब्लू कलर से। टैपेटम के बाहर
फिर से लेयर ऑफ सेल्स होती है, दीज आर कॉल्ड एज मिडल लेयर। ठीक है, हम अंदर से शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे अंदर क्या है हमारा, एक माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसमें मैम स्पोर्स बनेंगे। उसके बाहर की लेयर है टैपिटम, जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, बायोन्यूक्लिएट कंडीशन इसमें होती है। उसके बाहर जो सेल्स की लेयर है वो है मिडिल लेयर। अब मिडिल लेयर के बाहर एक और लेयर होगी, दिस लेयर इज कॉल्ड एज एंडोथीशियम। ठीक है, इस लेयर को हम नाम देते हैं एंडोथीशियम। इसके भी सेल्स बना लेते हैं। एंडोथीशियम के बाहर ये जो तुम्हें पूरी लेयर दिख रही है, पूरी ऐसे वाइट कलर की बच्चों, दिस लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं इस लेयर को, एपिडर्मिस। तो मैम देखो हमें ये समझ में आया, एंथर को काटोगे तो एंथर में ऐसे एक ये लोब ऐसे 2 लोब्स होती हैं। एक लोब में 2 कंपार्टमेंट्स हैं, इसलिए हमने इसके लिए नाम यूज किया है डायथीकस। सारे ही जो लोब्स हैं इसमें क्या प्रेजेंट है, बीच बीच में माइक्रोस्पोरेंजियम इनके लिए, क्योंकि इनका नंबर 4 है इसलिए इसको हम बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। ठीक है, अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ना मैम, इसके बाहर 4 लेयर्स होती है जो इसको इमीडिएटली सराउंड करती है, उसे बोलते हैं टैपिटम। उसके बाहर वाली लेयर है मिडिल लेयर, उसके बाहर है एंडोथीशियम, और एंडोथीशियम के बाहर है एपिडर्मिस। ठीक है मैम, वेरी गुड। अब इनका फंक्शन क्या है, तो देखो बच्चों, ये जो मिडिल लेयर है, एंडोथीशियम है और एपिडर्मिस है, इनका काम क्या है, डेhiscence ऑफ एंथर प्लस इनिशियल स्टेजेस में प्रोटेक्शन। और ये जो टैपिटम है इसका काम है नरिशमेंट। अरे मैम अभी तो आपने बोला था मैं इजी भाषा में समझाऊंगी, अब ये डेhiscence क्या है मैं बताती हूँ। देखो डेhiscence मतलब क्या है, अब ये जो हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम में बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। अब इन पॉलन ग्रेन्स को जिंदगी भर जेल में रखोगे, अब बाहर निकालोगे, बाहर निकलना पड़ेगा ना। इसके लिए क्या होता है, एंथर की वॉल्स ऐसे साइड से टूटती हैं, तो टूटना या फिर क्रैकिंग ऑफ एंथर वॉल्स इज कॉल्ड एज डेhiscence, जिसमें ये तीनों की तीनों लेयर्स पार्टिसिपेट करती है। तो ये हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये मैच्योर होके कन्वर्ट हो जाता है पॉलन सैक में। मैम बायोलॉजी इसलिए तो नहीं पसंद, इतने सारे नाम हैं। देखो बच्चों, हर नाम का ना मतलब है। माइक्रोस्पोरेंजियम इसको तब बोलेंगे जब यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स के प्रिमिटिव स्टेज माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, और पॉलन सैक इसको तब बोलेंगे जब वो ही माइक्रोस्पोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन में। समझ में आया? तो अभी के लिए तुम इतना समझ लो, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन सैक्स आर द सेम थिंग। ठीक है, सेम थिंग है। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके सेंटर में बैठे होते हैं छोटे छोटे सेल्स। ठीक है, these cells या this group of cell is called as sporogenous tissue। क्या बोलते हैं इसको, स्पोरोजिनस टिश्यू। नाम में ही मतलब छुपा हुआ है, स्पोरो मतलब स्पोर से, जीनस मतलब जनरेटिंग। तो ये वो सेल्स हैं, वो टिश्यूज हैं जो माइक्रोस्पोर्स को जनरेट करेंगे, मतलब बनवाएंगे। ठीक है, तो इन स्पोरोजिनस टिश्यूज को ही हम एक और नाम देते हैं पॉलन मदर सेल। भाई जो पॉलन बनाएगी वही तो उसकी मम्मी होगी ना, मम्मी जी पॉलन मदर सेल्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें समझाती हूँ, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो कुछ नहीं है, हमारा एंथर की एक लोब है, एंथर की लोब में बिल्कुल बीचों बीच में प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। इस माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, इन सेल्स के ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज स्पोरोजिनस टिश्यू। क्यों बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, बिकॉज दे आर गोइंग टू फॉर्म मेगा क्यों बच्चों बता नहीं सकते कि मैम मेघा तो लड़की है, तो दीज आर गोइंग टू फॉर्म योर माइक्रोस्पोर। ठीक है, क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर।
तो माइक्रोस्पोर है इसलिए माइक्रोस्पोरेंजियम बोला। अब जैसे ये माइक्रोस्पोर कन्वर्ट होंगे पॉलन ग्रेन में, वैसे ही इस माइक्रोस्पोरेंजियम का नाम क्या कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बिकम पॉलन सेक। बस नाम बदला है, बाकी कोई चीजें नहीं बदली हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हुआ, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बन गया। अब ये जो पॉलन ग्रेन है क्या ये गैमीट है, क्या यही चाहता है फ्यूज होने के लिए, नहीं। दिस पॉलन ग्रेन इज द गैमीटोफाइट, दिस इज मेल गैमीटोफाइट। मैम व्हाट इज गैमीटोफाइट? गैमीटोफाइट मतलब द पार्ट या फिर द प्लांट दैट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, प्रोड्यूस गैमीट, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन्स के अंदर गैमीट्स बनते हैं, इसलिए पॉलन ग्रेन को हमने बोला है गैमीटोफाइट। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहीं पे लिखा हुआ है एज द एंथर डेवलप्स ईच स्पोरोजिनस सेल। अब स्पोरोजिनस सेल को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल। इस स्पोरोजिनस टिश्यू का एक एक सेल हेल्प करेगा पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन में, इसलिए एवरी सेल ऑफ दिस स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ पोटेंट पॉलन मदर सेल, ठीक है। पॉलन मदर सेल बन गई। अब यहाँ से होगा मियोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन से बनेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। अरे मियोसिस, ये तो सेल साइकिल सेल डिवीजन में सुना था, थोड़ा मियोसिस का मैम थोड़ा सा समझा दो। देखो मैं बताती हूँ, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। हमारी बॉडी के सारे सेल्स गैमीट्स को छोड़ के होते हैं डिप्लॉइड, ठीक है। मतलब हमें एक क्रोमोसोम मिलता है मम्मी से, एक क्रोमोसोम मिलता है पापा से। ये कंडीशन क्या है, 2n। अगर इस 2n से हमें हैप्लॉइड बनाना है तो इसका करना पड़ेगा मियोसिस, और मियोसिस में होते हैं 2 राउंड्स। एक होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, यहाँ पर होता है सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि 2n कंडीशन हम तब बोलेंगे व्हेन क्रोमोसोम्स आर इन पेयर, ठीक है। अब जब भी मियोसिस 1 करेंगे, इसमें किसका सेपरेशन बोला है मैंने, इनके क्रोमोसोम्स का। तो यहाँ से 2 सेल्स बनेंगे, इनके पास अपने क्रोमोसोम्स का बंटवारा हो जाएगा। मान लो हो सकता है इसको मिला मम्मी वाला क्रोमोसोम और इस वाले सेल को मिल गया पापा वाला क्रोमोसोम। तो अब तुम देख रहे हो अगर क्रोमोसोम पेयर में है तो उनको बच्चों बोलेंगे डिप्लॉइड। अब अगर क्रोमोसोम पेयर में नहीं बचेंगे तो इस कंडीशन को बोलते हैं हैप्लॉइड। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड, ठीक है। अभी भी हमारे पास गुंजाइश है, हम इसके क्रोमैटिड्स को भी तो सेपरेट कर सकते हैं। तो मियोसिस 1 के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज मियोसिस 2, और मियोसिस 2 में हो जाता है क्रोमोसोम्स का सेपरेशन, जिस वजह से पूरे मियोसिस में 4 सेल्स बनते हैं और हर सेल में एक एक क्रोमैटिड बचती है। एवरी सेल इज n। मैम आप क्या बोल रहे हो, हमें सब समझ में आ गया है। तो समझ में आ गया है तो सीधी सी बात है, अभी अगर हम इसको पॉलन वाले पार्ट से रिलेट करें तो हमारे स्पोरोजिनस टिश्यूज में क्या प्रेजेंट है, पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल यानी कि 2n, यानी कि ये वाली कंडीशन, ठीक है। पॉलन मदर सेल करेगी मियोसिस 1, जिसमें बनेंगे 2 सेल्स एंड एवरी सेल विल बी हैप्लॉइड, ठीक है। मियोसिस 1 के बाद वो करेगी मियोसिस 2। मियोसिस 2 के बाद बच्चों कितने सेल बनने चाहिए, 4। अब तुम्हें समझ में आएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड का मतलब। ये जो 4 सेल्स बन रहे हैं, दीज सेल्स आर हैप्लॉइड, ठीक है। तो हैप्लॉइड है, 4 सेल्स है, मेल्स के हैं, तो इनको हमने नाम दिया है माइक्रोस्पोर, क्योंकि ये मेल्स के स्पोर्स हैं। अब ये क्या होता है, ये जो मेल के स्पोर्स है ना, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। दीज रिमेन्स कनेक्टेड, ये एक दूसरे से डिसोशिएट नहीं हो पाते, ठीक है। क्यों मैम, क्योंकि इनके बीच में एक कैलोस से बनी लेयर आ जाती है। जब तक कैलोस लेयर इनके बीच में अटैच्ड रहेगी, मतलब जैसे तुमने फेविकॉल में ना 4 मोती डाल दिए, तो मोती सेपरेट नहीं हो सकते जब तक फेविकॉल नहीं हटेगा। तो कैलोस की लेयर की वजह से जो पूरे माइक्रोस्पोर्स है, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर टेट्राड।
समझ में आया बच्चों क्या बात हो रही है? पॉलन मदर सेल डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड के बाद मियोसिस 1 करेंगे तो 2 सेल्स बनेंगे हैप्लॉइड, ये वाली कंडीशन। फिर मियोसिस 2 होगा तो 4 सेल्स बनेंगे माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर एसोसिएटेड रहते हैं कैलोस की वजह से, इसलिए इनको हमने नाम दिया है माइक्रोस्पोर टेट्रा। समझ में आया? कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की कोई परेशानी? मेरे हिसाब से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है मैम। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्योंकि माइक्रो में बच्चों 3 वर्ड्स है, माइक्रो, माइक्रोस्पोर, जेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन और माइक्रोस्पोर तो तुम्हें पता ही है, मीन्स के स्पोर्स। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स है ये कन्वर्ट होते हैं बच्चों किसमें? पॉलन ग्रेन्स में। तो ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। As the anther matures and dehydrates, the microspore dissociate from each other and develops into pollen grains. यानी कि जैसे ही एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, वाटर लॉस करने लगता है, यानी कि इट इज अबाउट टू डेहिसेंस, फटने वाला है, क्रैक होने वाला है, तभी क्या होता है, ये जो हमारे माइक्रोस्पोर्स है ना, ये माइक्रोस्पोर्स कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स में। तो इस लाइन में 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे ही एंथर का मैचुरेशन होगा और उसका डिहाइड्रेशन होगा, सो माइक्रोस्पोर विल बिकम पॉलन ग्रेन्स। क्लियर है? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पॉलन ग्रेन की। मैंने तुम्हें अभी बताया था कि पॉलन ग्रेन बच्चों गैमीट नहीं है, पॉलन ग्रेन्स क्या है? फाइट है। क्यों? क्योंकि ये गैमीट बनाएंगे। तो पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये एक सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर थोड़ी सी, हाँ हाँ ये है ना, ये तो हो गई इसकी ब्लू वाली सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि हर चीज़ की एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाहर एक और लेयर होती है जो थोड़ी थोड़ी डिसकंटिन्यूस होती है, यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो कुछ ऐसा सा दिखता है हमारा पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन में क्या होता है, ये जो बाहर वाली लेयर है, इस लेयर को हम नाम देते हैं एक्साइन। एक्साइन मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। अब तुम्हें इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक्साइन कंटिन्यूअस लेयर है या फिर डिसकंटिन्यूअस लेयर। मैम सीधी सी बात है, दिख रही है, एक्साइन इज अ डिसकंटिन्यूअस लेयर। क्यों मैम? क्योंकि इसके बीच बीच में तुम देख रहे हो खाली जगह छूट रही है। दीज पोर्स आर कॉल्ड एज जर्म पोर्स। ओह ऐसा है, तो एग्जाम में बीच बीच में खाली जगह छूटी है जिनको हम बोलते हैं जर्म पोर्स। बट क्यों? तो क्यों का आंसर है, अब मेरे पास ये जो हमारी एग्जाइन लेयर है ये बनी होती है दुनिया के हार्डेस्ट सब्सटेंस से, जिसको ना तो कोई टेम्परेचर, ना तो कोई एंजाइम, ना ही कोई पीएच डिग्रेड कर सकता। एंड दिस मटेरियल इज कॉल्ड एज योर स्पोरोपोलिन। इसे क्या बोलते हैं? स्पोरोपोलिन। इट इज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, पीएच और एनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी। देखो दुनिया को जिसने भी बनाया बड़े ही सोच समझ के, बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया। जब उन्हें पता ही है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता तो इसमें होल्स क्रिएट कर दो। इन होल्स को हमने क्या नाम दिया? जर्म पोर्स। जर्म पोर्स वही पोर्स है जहां से पॉलन ट्यूब की ग्रोथ पॉसिबल होगी। समझ में आया? तो पहली लेयर क्या होगी हमारी? एक्साइन। अब बात करते हैं दूसरी लेयर की, एंड द सेकेंड मोस्ट लेयर इज योर इंटाइन। ठीक है, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर। तो ये जो इंटाइन लेयर है ना बच्चों, इस इंटाइन लेयर की कंपोजिशन होती है सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन की। सेल्यूलोज और पैक्टिन तो तुमने सुना होगा,
ठीक है। सेलुलोज को तोड़ना है तो सेलुलोज एंजाइम हो जाएगी, पैक्टिन को तोड़ना है तो पैक्टिनेज एंजाइम हो जाएगी। तो इन दोनों को तोड़ा जा सकता है, यानी कि इंटाइन को तोड़ा जा सकता है। दैट इज व्हाई इंटाइन इज ए कंटिन्यूअस लेयर बिकॉज वी हैव एंजाइम जो इसको डाइजेस्ट कर सके। इसके बाद हमारी ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब होता क्या है, रुको, ये जो अंदर का पूरा इंटीरियर पोर्शन है पॉलन ग्रेन का, इसमें 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, ठीक है। ये जो तुम्हें बड़ा सा सेल दिख रहा है, दिस सेल इज कॉल्ड एज द, यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज योर वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव जहाँ भी वर्ड आ जाता है उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई रोल, कोई इन्वेस्टमेंट उसकी नहीं होती। तो वेजिटेटिव सेल का सीधा सीधा काम है न्यूट्रिशन करना, ठीक है। तो इसलिए वेजिटेटिव सेल्स के पास लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल का हमने बना दिया बीच में न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस हो गया। अब क्या होता है ना बच्चों, वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस से होती है एसिमेट्रिकल साइटोकाइनेसिस। मैम प्लीज एसिमेट्रिकल साइटोकाइनेसिस समझा दूँ। ये सेल है, रुको, ये सेल है। अब क्या होगा, जब इसमें माइटोसिस होगी तो इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा अगर नॉर्मल सेल्स बनाने हैं। लेकिन एसिमेट्रिकल साइटोकाइनेसिस के केस में ये नहीं होता। होता क्या है, ये सेल है, जब इसकी साइटोकाइनेसिस होगी तो कुछ ऐसी होगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा, एक बनेगा बड़ा सा सेल, एक बनेगा छोटकू सा सेल। बड़ा सा सेल है तो इसके पास बड़ा सा साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म में ही तो तुम्हारे बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ से सारी नरिशमेंट मिल जाएगी, लेकिन इसको नरिशमेंट नहीं मिलेगी। तो सेम वही कहानी है हमारे इस वाले सेल की। जब एसिमेट्रिकल साइटोकाइनेसिस होगी तो इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगा एक और सेल। दिस सेल इज कॉल्ड एज जनरेटिव सेल। नाम में ही काम है बच्चों, जनरेटिव मतलब जनरेट करेगा। और ये क्या जनरेट करता है, इट जनरेट्स 2 मेल गैमीट्स। इट जनरेट्स 2 मेल गैमीट्स। अरे 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 क्या करवा रहे हो बच्चों, ये बनाता है 2 मेल गैमीट्स, ठीक है। अपने मेल गैमीट्स को क्या बोलते हैं, स्पर्म। इनके मेल गैमीट का पता है, देखो एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स होते हैं ना, डायग्राम्स तो इंपॉर्टेंट है ही, उनके नीचे की लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के लेबलिंग में ही लिखा है, दीज मेल गैमीट्स आर कॉल्ड एज स्पर्म्स एंड दीज आर नॉन मोटाइल। समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से इनकी कहानी चलती है। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात। अब देखो होता क्या है, हमारा ये जो पीछे हमने बनाया था पॉलन ग्रेन, इससे निकलता है ये पॉलन ट्यूब, ठीक है। और इस पॉलन ट्यूब के सराउंडिंग में ये लेयर होती है जो डिसकंटिन्यूअस होती थी, दिस इज योर एक्साइन। उसके अंदर वाली लेयर इज योर इंटाइन, जिसको तो ये डिजेनरेट कर सकता था। अब यहाँ पर है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, तो ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन इस वेजिटेटिव सेल का ही है। तो वेजिटेटिव सेल का काम एक और हो गया, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। अब हमने थोड़ी देर पहले जो पढ़ा था, जनरेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल क्या करता है, बनाता है हमारे मेल गैमीट्स को। तो जनरेटिव सेल के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये रिलीज से पहले ही माइटोसिस कर ले, या फिर ये रिलीज के बाद माइटोसिस करे। तो होता क्या है, जनरेटिव सेल की प्लॉइडी होती है N। देखो पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड है, तो पॉलन ग्रेन का एक एक पार्ट हैप्लॉइड ही होगा, ठीक है। तो अब N से मियोसिस तो करा नहीं सकते, N से क्या करा सकते हैं, माइटोसिस। तो यहाँ से माइटोसिस करके हमें N एक मिलेगा और एक और N मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म। तो 60% ऑफ जो एंजियोस्पर्म्स हैं, 60% एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन इज शेड एट 2 सेल्ड स्टेज। 2 सेल्ड स्टेज का मतलब यहाँ पर एक तो हमारा वेजिटेटिव सेल होगा और एक हमारा होगा जनरेटिव सेल। बाकी के जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें पहले ही माइटोसिस होके 2 मेल गैमीट्स बन जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं 3 सेल्ड स्टेज। तो 3 सेल्ड स्टेज में हो जाएगा एक तो वेजिटेटिव सेल प्लस 2 मेल गैमीट्स,
ठीक है। तो होता क्या है, आगे आगे जब इनका जर्मिनेशन होगा तो ये जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है ना, ये आगे चला जाता है और इसके पीछे पीछे आते हैं हमारे स्पर्म्स, ऐसे। ठीक है, तो ये है हमारी 2 सेल कंडीशन और 3 सेल कंडीशन। एक बार जब पॉलन ग्रेन निकला, रिलीज हुआ, शेड हुआ, तो कितने टाइम तक चांसेस हैं कि वो आगे जाके फर्टिलाइजेशन कर पाए? इस चीज को हम बोलते हैं वायबिलिटी। Viability मतलब the shed pollen grains have to land on the stigma before they lose their viability. Viability मतलब their capacity to pollinate or fertilize the ovule. ये जो variability period है ये variable होता है और किस पे डिपेंड करता है? इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी कंडीशंस पे। ठीक है, तो वायबिलिटी पीरियड जैसे हमारी एनसीईआरटी में है राइस और वीट, तो राइस और वीट की वायबिलिटी पीरियड है 30 मिनट्स। लेकिन 3 फैमिलीज है जिनकी वायबिलिटी मंथ्स तक रहती है। दीज आर लेग्यूमिनेसी, रोजेसी और सोलेनेसी फैमिली। तो ये 3 फैमिलीज की तो मंथ्स तक वायबिलिटी रहेगी और ये जो राइस एंड वीट है इनकी वायबिलिटी 30 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाएगी। समझ में आया? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि पॉलन ग्रेन्स को देखने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप यूज होगा, तो बता पाओगे? हाँ, इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम के नीचे ढंग से पढ़ो। दिस इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, जिसको हम बोलते हैं SEM। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बच्चों 2 पार्ट्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है SEM, एक होता है TEM। तो स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है? ऊपर से स्कैन करके पूरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स हमारे सामने क्रिएट कर देता है। तो ये हमारे ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं क्योंकि स्पोरोपोलिन जैसे जैसे शेप बनाएगा उस हिसाब से ये हमें दिखाई देंगी। अब स्पोरोपोलिन क्योंकि डिजेनरेट नहीं हो सकती है, इसीलिए पॉलेंस को हम फॉसिल्स की फॉर्म में भी प्रिजर्व कर सकते हैं। रीजन भी एग्जाइम। ठीक है, उसके बाद ये बन गया हमारा क्या? माइक्रोस्पोर टेट्राड। 1 2 3 4 है, आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर है दिस इज योर कैलोस बेंड। फिर ये वही वाली बात जो मैंने तुम्हें बताई थी, सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, एसिमेट्रिकल साइटोकाइनेसिस होगी तो एक वेजिटेटिव सेल बनेगा और एक जनरेटिव सेल बनेगा। जनरेटिव सेल विल फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, क्योंकि वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस से ही माइटोसिस कर वो बना है। ठीक है, अब आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स। भाई पॉलन ग्रेन्स का मेन काम तो यही है अपनी आबादी बढ़ाना, लेकिन हम इंसान ठहरे लालची, तो इसके चलते हमने पॉलन ग्रेन्स के कुछ फायदे भी उठाए हैं और बदले में पॉलन ग्रेन ने कुछ नुकसान भी हमें कॉज किए हैं। तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तो इसीलिए हम लोग पॉलन टैबलेट्स खाते हैं फूड सप्लीमेंट्स की फॉर्म में। और जो पॉलन टैबलेट्स हैं और सिरप्स हैं इनका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एथलीट्स, क्योंकि इसमें इतना न्यूट्रिशन होता है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है रेस हॉर्सिंग करने में या कुछ भी करना हो तो उसमें इनकी परफॉर्मेंस बूस्टअप हो जाती है। ठीक है, ड्रग्स के अलावा पॉलन ग्रेन्स का भी यूज़ किया जाता है। अगर पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करना हो तो ये वाला पॉइंट करना चाहिए। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन तो हमें पता है, प्रिजर्व करके रखना। एंड क्रायो प्रीफिक्स इज यूज्ड फॉर कूल टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस पे पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करा जाता है ताकि वो सालों साल तक स्टोर रह सके। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स कुछ प्लांट्स के जैसे कि हमारी पार्थीनियम है जिसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। क्या हुआ था बच्चों, बहुत टाइम पहले हमने वीट को इम्पोर्ट किया था, है ना, तो वीट के इम्पोर्टेशन के चलते चलते वहाँ पर कुछ वीड्स आ गए थे जिनको हमने नाम दिया कैरेट ग्रास। अब कैरेट ग्रास के पॉलन ऐसे फैल गए हवा में सब तरफ कि उसकी वजह से लोगों को होने लगी पॉलन एलर्जी। ठीक है, जिसको हम हे फीवर नाम से भी जानते हैं। तो हमारे कुछ पॉलन ग्रेन्स कुछ स्पीशीज के एलर्जी भी कॉज कर सकते हैं। और क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले रेस्पिरेशन से रिलेटेड बीमारियां जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। आइटिस जब भी लग जाता है सफिक्स में तो ज़्यादातर तो अस्थमा में पता है क्या होता है, जब ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। समझ में आया? हमने मेल पार्ट्स कर लिया। क्या क्या किया हमने मेल पार्ट्स में? सबसे पहले हमने देखा एंथर का स्ट्रक्चर,
मतलब पूरे स्टेमन का स्ट्रक्चर। उसके बाद एपिपेटलस कंडीशन देखी। उसके बाद हमने एंथर की वॉल्स को देखा, 4 लेयर्स होती है, टैपेटम, मिडल लेयर, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस। इनका काम है डेहिसेंस और इनका काम है नरिशमेंट। उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखी कि स्पोरोजेनस टिश्यू के सारे सेल्स को पॉलन मदर सेल्स बोलते हैं। ये पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, ये देखा। फिर मियोसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, माइक्रोस्पोर टेट्राड पढ़ा, एसिमेट्रिकल माइटोसिस। उसके बाद हमने कर लिया अपना पॉलन ग्रेन वाला पोर्शन खत्म। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, विच इज गाइनोशियम। गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट, ठीक है। तो ये हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये तुम्हें पहचानने के लिए भी नीच में आ सकता है, इससे मैंने इसको यहाँ पे रखा है। तो सबसे पहला ये जो पहला डायग्राम है दैट इज ऑफ हिबिस्कस पिस्टल। पिस्टल इज फीमेल पार्ट, हिबिस्कस, हिबिस्कस जिसका कॉमन नेम होता है चाइना रोज। एंड चाइना रोज अभी नीट में जो नई फैमिली ऐड की गई है उसका मेंबर है, दैट इज मालवेसी, ठीक है। मालवेसी फैमिली का मेंबर है हिबिस्कस। इस तरीके से कंडीशंस है इसमें, स्टिग्मा वगैरह। उसके बाद है मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस पिस्टल ऑफ पापेवर। तो मल्टी कार्पलरी मतलब जब मल्टीपल कार्पल्स होंगे, सिनकार्पस मतलब आपस में फ्यूज्ड होंगे, ठीक है। तो पापेवर सोमनीफेरम, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में तुम पढ़ोगे ओपियम पॉपी, पॉपी प्लांट जिससे हमें ओपियोइड ड्रग्स मिलती हैं, मॉर्फिन, हीरोइन, ये सब वही। तो ये मल्टीकार्पस सिनकार्पस पिस्टल का एग्जाम्पल है जहाँ पे स्टिग्मा वगैरह सारा ओवरी सब कुछ फ्यूज्ड है आपस में। लास्ट इज मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब अनफ्यूज्ड, यानी कि फ्री स्टेज में। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कितने कार्पल से फ्री हैं, ये किस में मिलता है, माइशेलिया। सो दिस डायग्राम कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ लेबल करो, आइडेंटिफाई करो या फिर मैच द फॉलोइंग करो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया अच्छे से, चाइना रोज, हिबिस्कस किसका मेंबर है, मालवेसी फैमिली का। नेक्स्ट बात करते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल की। देखो कुछ भी है ना रटने की कोशिश मत करना, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो सारे क्वेश्चंस खुद से बनेंगे। होता क्या है, हमारी ये जो ओवरी है, ठीक है, ओवरी के बेस में प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम क्या है, नरिशमेंट करना। तो प्लेसेंटा से एक स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं ओव्यूल, ठीक है। इस स्टॉक को कहा जाता है फनिक्यूलस। क्या कहा जाता है, फनिक्यूलस। क्या बोला मैंने, ओवरी के बेस पे प्लेसेंटा, ओव्यूल फनिक्यूलस से अटैच रहते हैं। अब ये जो ओव्यूल है इसका जो लोअर मोस्ट पोर्शन है, दिस पोर्शन इट इज कॉल्ड एज चलाजा, और इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है इट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, ठीक है। चलाजा इस केस में बेसल पोर्शन है और माइक्रोपाइल ऊपर वाला पोर्शन है। स्टार्टिंग कुछ ऐसी होती है, लेकिन आगे जाके क्या हो सकता है, इनकी जो ओरिएंटेशन है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो जाती है। अगर मान लो इसी ओव्यूल के अराउंड यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 डिग्री का इन्वर्जन आ जाए, 180 डिग्री इन्वर्टेड, तो आगे जाके स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सेम हमारी ओवरी, रुको थोड़ी सी गंदी से बन गई ना, हाँ, आहा क्या बन रहा है, रुको रुको रुको, एकदम अच्छा सा नहीं बना। एक और ट्राई, ये बन गई हमारी ओवरी, परफेक्ट, ठीक है। इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, हमारा प्लेसेंटा। जब ये 180 डिग्री अपने आप को चेंज करेगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, समझ में आया। अब ये वाला जो पोर्शन है इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। ऊपर वाला पोर्शन जो फनिक्यूलस से अटैच था दैट इज योर चलाजा, ठीक है। तो जब भी तुम इसको देखोगे अलग अलग बुक्स में, एनसीईआरटी में, तो एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमेशा अलग अलग मिलेगा। कभी माइक्रोपाइल ऊपर दिखाएंगे, कभी नीचे दिखाएंगे, लेकिन एनाट्रोपस ओव्यूल की मेन डेफिनेशन ये होती है कि सबसे पहली बात तो इट इज 180 डिग्री इन्वर्टेड, और दूसरी बात ये होती है एनाट्रोपस ओव्यूल वो ओव्यूल होते हैं वेयर माइक्रोपाइल lies close to funiculus.
समझ में आ गया? तो अगर माइक्रोपाइली फनिकुलस के एकदम पास होगा उस टाइप के ओव्यूल को हम बोलेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा आगे अच्छे से समझते हैं। हाँ, इस डायग्राम से इस डायग्राम में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होगी, तो बस दिल थाम के तुम बैठ जाओ, कॉपी किताब हाथ में ले लो, सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है? इसके बाद इसकी PYQs की सीरीज़ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगी। सब कुछ करेंगे, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? सबसे पहले बीच का पोर्शन बन गया। इसके बाहर कुछ सराउंडिंग लेयर्स होती है। सबसे पहले ये, ठीक है, इसके बाहर कुछ और लेयर्स होंगी। कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है? काफ़ी बड़ा बन गया। अब ये जो अंदर का पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोसेक। ठीक है? इसको हम क्या नाम देते हैं? एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक के बाहर ये जो पूरा पोर्शन है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। नाम सुना है? न्यूक्लियस नहीं बच्चों, न्यूसेलस। तो इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। दिस पोर्शन इज न्यूसेलस। न्यूसेल्स के सारे सेल्स होते हैं डिप्लॉयड, क्योंकि अभी तक हमने इसमें मियोसिस नहीं कराया है। ठीक है? उसके अंदर ये जो पूरा येलो वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज एम्ब्रियोसेक। जैसे मेल्स में मेल गैमेटोफाइट क्या था? पॉलन ग्रेन, है ना? ऐसे ही फीमेल्स में जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, दैट इज एम्ब्रियोसेक। गैमेटोफाइट क्या होता है? जो गैमीट्स को बनाता है। ठीक है? अब इसके बाहर के जो लेयर्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज, ये है इनर एंड आउटर इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है? ये इंटेग्यूमेंट्स हैं जो आगे जाके फर्टिलाइजेशन के बाद बनाएंगी सीड कोट। क्लियर हुआ? अब इस एम्ब्रियोसेक के अंदर कुछ कुछ सेल्स होते हैं, जैसे 3 ऊपर, उसके बाद हाँ 3 नीचे, एक बीच में, सबसे बड़ा सेल जिसे हम सेंट्रल सेल बोलते हैं, और सेंट्रल सेल्स के बीच में बने होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है? दिख रहा है क्लियरली? तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये हो जाएगा चलाज़ल एंड। ठीक है? ये जो नीचे वाला पोर्शन है जो ओपन है, जहाँ से पॉलन ग्रेन अंदर आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड। एम्ब्रियोसेक के अंदर ये ऊपर की तरफ जो रेड वाले सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज एंटीपोडल्स। कितने हैं नंबर में? 3। और कहाँ सिचुएटेड है? चलाज़ल एंड की तरफ। बीच में जो पूरा बड़ा सेल मिल रहा है, दिस सेल इज योर सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के अंदर ये दोनों क्या है बच्चों? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है? ये क्या है? सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के बीच में ये वाला जो पूरा सेल है, दिस सेल इज द एग सेल, और एग सेल इज द फीमेल, सॉरी, दिस इज फीमेल गैमेट, और इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? एन। तो देखो सीधी सी बात है, एम्ब्रियोसेक के अंदर जो कुछ भी स्ट्रक्चर है, एवरी स्ट्रक्चर इज एन। एंटीपोडल्स भी हैप्लॉइड, सेंट्रल सेल भी हैप्लॉइड, पोलर न्यूक्लियाई लेकिन होते हैं n+n। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक n का न्यूक्लियस ये रहा और एक n का न्यूक्लियस ये रहा, तो n+n कंडीशन ये हो जाएगी। सिनर्जिड्स भी क्या हो जाएंगे? n। अब सिनर्जिड्स के अंदर तुम्हें ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ये वाले, इनको हम बोलते हैं
फॉर्म apparatus। किसके अंदर होते हैं ये? सिनर्जिड सेल्स के अंदर। देखो होता क्या है, जब ऊपर से हमारा पॉलन ट्यूब आता है, जर्मिनेट करता है, तो उसे कैसे पता चलेगा कहाँ जाना है? तो ये क्या करते हैं, आजा आजा आजा, और उसको खींचने के लिए फिलिमोम अपैरेटस केमिकल्स रिलीज करते हैं। ठीक है, सो रिलीज केमिकल्स टू गाइड एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब को कहाँ जाना है ये सब बताने का काम करते हैं हमारे फिलिफॉर्म अपैरेटस। तो डायग्राम तुम्हें समझ में आ रहा है? अब होगा क्या, एम्ब्रियोसेक, न्यूसेलस और इंटेगुमेंट्स को मिलाकर हम बोलते हैं ओव्यूल, और यही वो पोर्शन है जो कन्वर्ट हो जाता है हमारे सीड में। इसलिए अगर तुम इसको ध्यान से समझो तो इंटेगुमेंट्स तो बन जाएंगे हमारे सीड कोड, न्यूसेलस आगे जाके डीजेनरेट कर जाता है, और ये जो हमारा एग है ये बनाता है हमारा फ्यूचर एम्ब्रियो। समझ में आई ये बात? तो दिस इज योर फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियोसेक की बात कर ली हमने। बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। देखो तो मैं फीमेल की पूरी कहानी में अच्छे से समझाती हूँ। होता क्या है, ये है हमारा ये वापस से हम आ गए अपनी ओवरी पे, ये हमारी प्लेसेंटा थी, ये हमारा ओव्यूल था। ठीक है, अब होगा क्या, ओव्यूल के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम नाम देते हैं न्यूसेलस, विच इज 2n। ठीक है, अभी इस डायग्राम में ये है माइक्रोपाइलर एंड और ये वाला है हमारा चैलेजल एंड। तो देखो मेल्स में क्या होता था, स्पोरोजेनस टिश्यू का सारे के सारे सेल पॉलन मदर सेल कहलाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इन सारे सेल्स में से एक सेल होता है जो सबसे अच्छा ग्रो करता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, और वो सेल होता है हमेशा माइक्रोपाइलर एंड पे, एंड दिस सेल इज नाउ कॉल्ड एज मेगास्पोर मदर सेल, MMC। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 2n। मदर इज ऑलवेज डिप्लॉयड। ये कहाँ पे होगा, एट माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो एक MMC होती है इन केस ऑफ फीमेल्स, लेकिन मल्टीपल या थाउजेंड्स MMCs होती है, पॉलन मदर सेल्स होती है इन केस ऑफ मेल्स। तो अब होगा क्या, ये जो MMC है ये आगे जाके क्या करेगी, मियोसिस। मियोसिस में भी हमें पता है कि 2 राउंड्स होते हैं। एक होता है मियोसिस 1 जिससे बनते हैं 2 सेल, उसके बाद होता है हमारा मियोसिस 2, और मियोसिस 2 से कितने सेल्स बनते हैं, टोटल 4 सेल्स। ठीक है, ये 4 सेल बन गए। मेल्स के केस में क्या होता था, माइक्रोस्पोर बन रहे थे तो उसमें कैलोज हो जाता था, लेकिन फीमेल्स के केस में ऐसा नहीं हो रहा। एवरी मेगास्पोर इज इंडिपेंडेंट, सारे मेगास्पोर इंडिपेंडेंट है, तो इनको हमने नाम दिया मेगास्पोर्स। ये वही तुम्हें अज्यूम करना है कि इसके अराउंड हमारा पूरा वो बना हुआ है, ऊपर वाला चला जा, नीचे वाला माइक्रोपाइली। ठीक है, अब होता क्या है, इनमें से नीचे की 3 तो कर जाती है डीजेनरेट, और केवल एक ही होती है जो आगे जाके पूरा का पूरा डेवलपमेंट कराती है। इसे हम नाम देते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। क्लास में 4 मेघा अच्छी थोड़ी ना लगेंगी, एक ही मेघा होनी चाहिए। तो 4 मेघा बनती है, लेकिन 3 तो क्लास से हट जाती है और एक ही बचती है जिसका दबदबा पूरा चलता है। अब ये फीमेल मेगास्पोर आगे जाके बनाएगी पूरे के पूरे एम्ब्रियोसेक को, और एम्ब्रियोसेक की डेवलपमेंट थ्रू वन सिंगल स्पोर इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। बात समझ में आई? तो ये हमने क्या किया, मेगास्पोर मदर सेल से पूरा का पूरा एक फंक्शनल मेगास्पोर बना लिया, और इसके बाद हमारा चलता है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, एंड फीमेल गैमेटोफाइट का नाम क्या है, एम्ब्रियोसेक। ठीक है, तो होगा क्या, हमारा मेगास्पोर था, ये है एन, क्योंकि मियोसिस का प्रोडक्ट है। तो अभी क्या करेगा, माइटोसिस। माइटोसिस करने के बाद इसमें बनेंगे 2 न्यूक्लियस। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज 2 न्यूक्लिएट स्टेज।
ये आगे फिर माइटोसिस करेंगे, ये अपना माइटोसिस, ये अपना माइटोसिस, तो उसकी वजह से यहाँ पे बन जाएंगे 1 2 1 2 4 न्यूक्लिएट स्टेज। एक और माइटोसिस होगा, ये दोनों अपनी माइटोसिस करेंगे, ये दोनों अपनी माइटोसिस करेंगे, तो यहाँ पर बन जाएंगे ऊपर की तरफ 8 न्यूक्लियस, सॉरी ऊपर की तरफ 4 न्यूक्लियस और नीचे की तरफ भी 4 न्यूक्लियस। इस कंडीशन को हम बोलते हैं NUCLEATE 8 न्यूक्लिएट स्टेज। नीट क्रैक करना है तो इस बात को ध्यान से सुनो। क्या हो रहा है, अभी तक हमने कोई साइटोकाइनेसिस नहीं करी है, केवल न्यूक्लियस का ही माइटोसिस 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 हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनता है कि एक 8 न्यूक्लिएट कंडीशन में आने के लिए कितनी बार माइटोसिस करा है। तो एक माइटोसिस ये करा, सेकेंड माइटोसिस ये करा, थर्ड माइटोसिस ये करा, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितने राउंड हुए माइटोसिस के, 3 माइटोसिस राउंड। क्या अभी तक सारे न्यूक्लियस के अराउंड सेल बन चुका है प्रॉपर? नहीं। तो यहां से लेकर यहां तक की कंडीशन को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर कंडीशन। क्यों? क्योंकि किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड अपना सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ है। सो आफ्टर 8 सेल स्टेज सेल वॉल इज लेड डाउन, मतलब हर न्यूक्लियस के अराउंड अपने अपना कंपार्टमेंट बन जाएगा, जो भी उसे बनाना है उस टाइप से। तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ ऐसा। ये ऊपर 3 न्यूक्लियस थे, इनके अराउंड 1 2 3 क्या बन गए, 3 एंटीपोडल्स। उसके बाद बीच में 2 न्यूक्लियस थे, इन 2 न्यूक्लियस के अराउंड क्या बन गया हमारा, एक पूरा सेंट्रल सेल। नीचे की तरफ कितने न्यूक्लियस थे बच्चों, 3, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या बना, 1 2 और 3। समझ में आया? तो ये वही है, ये है हमारे एंटीपोडल्स, ये है हमारे पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई के बाहर सेंट्रल सेल, ये हो गए उसके सिनर्जिड्स, कितने, 1 2 ये दोनों, और ये हो गया हमारा एग सेल। तो एक एम्ब्रियो सेक में दिस होल स्ट्रक्चर इज द एम्ब्रियो सेक विच इज द फीमेल गैमीटोफाइट। और एक किस डेवलपमेंट से आया है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर में तो मुझे बताओ कि कितने सेल और कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो देखो 3 एंटीपोडल्स हो गए, एक पूरा ये सेंट्रल सेल हो गया, हाँ एक पूरा ये सेंट्रल सेल हो गया, एक एग सेल हो गया और 2 सिनर्जिड्स हो गए। तो सेल कितने हो गए, 3 1 4 5 6 7, तो दिस इज 7 सेल्ड। लेकिन न्यूक्लियस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। तो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन कहलाई जाती है किसमें, एम्ब्रियोसेक के केस में। और इस टाइप के एम्ब्रियोसेक को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक, क्योंकि इससे भी और ऊंच नीच कंडीशन हो सकती है, बट अगर ये कंडीशन हुई तो इट इज कॉल्ड एज पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक। तो एक बार देखो, सबको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेशन, तो हमने मेल पार्ट कर लिया, हमने फीमेल पार्ट कर लिया, अब बारी आती है पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर। अब होगा क्या, देखो जैसे एक फ्लावर ये है, यहां पर इसका ये फीमेल पार्ट और इसका ये
मेल पार्ट, ठीक है। इसी फ्लावर में, इसी प्लांट में एक और फ्लावर है, ये इसका फीमेल पार्ट, ये इसका मेल पार्ट। और एक और प्लांट हम ले रहे हैं, एक और, जिसमें सेम सिचुएशन है, ये फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट। तो देखो यहीं से तुम्हें सारा पॉलिनेशन समझ में आ जाएगा। जब भी पॉलेंस का ट्रांसफर होगा एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तो उसे हम नाम देते हैं ऑटोगैमी। क्या नाम देते हैं उसको? ऑटोगैमी, जब सेम फ्लावर में हो। अगर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, क्या बोला मैंने? डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज गिटोनोगैमी। क्या नाम देते हैं? गिटोनोगैमी, ठीक है। सो ऑटोगैमी इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। गिटोनोगैमी अगर देखा जाए जेनेटिकली तो इट इज सेल्फ, क्योंकि प्लांट के हर पार्ट का जीनोटाइप तो सेम रहेगा, सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होगी, तो जेनेटिकली तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन अगर फंक्शनली देखा जाए तो क्या यहाँ से पॉलन ग्रेन्स जो कि नॉन मोटाइल हैं खुद से उड़ के यहाँ आ सकते हैं? नहीं, उन्हें एजेंट लगेगा, या तो हवा लगेगी, पानी लगेगा, इंसेक्ट्स लगेंगे। तो फंक्शनली इट इज अ पार्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आया? तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? जब यहाँ के एंथर किसी दूसरे फ्लावर ऑफ दूसरे प्लांट में चले जाएं, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ज़ीनोगैमी, विच इज टोटली अ पार्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि फंक्शनली भी क्रॉस पॉलिनेशन है, एजेंट चलेगा, और दूसरा जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन है। तो ये तीन टाइप समझ में आ गए, ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी एंड ज़ीनोगैमी। ऑटोगैमी के अपने कुछ फायदे भी हैं और ऑटोगैमी के ही अपने कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला फायदा एनसीईआरटी बोलती है, इट इंश्योर्स assured सीड सेट। अशॉर्ट सीड सेट का मतलब है, देखो होता क्या है, ज़्यादातर ऑटोगैमी में जो फ्लावर्स होते हैं ना वो बंद कंडीशन में होते हैं, तो ऑटोगैमी में इनको कोई पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए होता है, तो इतनी गारंटी है कि सीड तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन इसका भारी नुकसान क्या हो जाता है, हैवी मिस्टेक हो जाती है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। भाई अगर तुम्हें मैं डेली डेली रोटी और लौकी की सब्जी खिलाती जाऊँ तो तुम भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना। तो सेम यही कंडीशन है, अगर इनमें लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता जाए तो इनके अंदर एक जेनेटिक लोड क्रिएट हो जाता है, इनके अंदर वेरिएशन गायब हो जाती है, और उस कंडीशन को कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। समझ में आया? तो मेन है ऑटोगैमी का फायदा सीड सेट होगा ही होगा, और ऑटोगैमी का नुकसान इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें चेस्मोगैमस और क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं। चेस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं वेल एक्सपोज्ड फीमेल एंड मेल पार्ट्स, और क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं बड स्टेज, या बड स्टेज से भी एक अच्छा टर्म तुम कह सकते हो, दीज रिमेन इन देयर क्लोज्ड स्टेज। अब क्लोज्ड रहेगा फ्लावर हमेशा ऐसे ही रहेगा, तो उसके अंदर ये जो स्टेमन है ये तो फीमेल पार्ट पे ही अपना एंथर को रिलीज करेगा ना। लेकिन अगर खुला हुआ फूल है तो वहाँ पे तो कोई भी पॉलिनेट आके कर जाए। तो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें चेस्मो और क्लिस्टो दोनों ही मिलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं COV। C stands for Commelina, O stands for Oxalis and V stands for Viola, जिसको हम कॉमन पेंसी भी बोलते हैं। हाँ, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है
वो इन फ्लावर के नाम है। पूछ लेता है ऐसे कौन से फ्लावर हैं जिसमें क्लीस्टोगैमस और चेस्मोगैमस फ्लावर दोनों होंगे। सो दीज आर योर COV, यानी कि कॉमेलिना, ओक्सालिस एंड योर वायोला। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। देखो, जो भी हेल्प करेगा पॉलिनेशन में वो पॉलिनेटिंग एजेंट हो जाएगा। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स की भी दो कैटेगरीज होती है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स को हम पॉलिनेटर्स भी बोल सकते हैं। किसका कैटेगराइजेशन है ये? पॉलिनेटर्स। तो एक होते हैं एबायोटिक एजेंट्स और एक होते हैं बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक नॉन लिविंग, बायोटिक लिविंग। अब अगर कोई जिंदा ही नहीं है तो क्या तुम्हें उसे इम्प्रेस करने की जरूरत है? क्या मुझे इस बोर्ड को इम्प्रेस करने की जरूरत है? तुम्हें इम्प्रेस करने की जरूरत है। सीधी सी बात है, जो लिविंग होगा वही तो इम्प्रेस होगा ना, वही तो तुम्हारी क्वालिटीज को वैल्यू करेगा। तो एबायोटिक एजेंट्स के जो पेटल्स होते हैं वो डल कलर्ड होते हैं, कोई फ्रेगनेंस रिलीज नहीं होती, बिकॉज दे डू नॉट हैव टू अट्रैक्ट देयर पॉलिनेटर। तो एबायोटिक एजेंट्स में हमारे पास दो चीजें आती है, एक तो आता है हवा और एक आता है पानी। तो अगर हवा से पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं एनिमोफिली, और अगर पानी से पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। लेकिन अगर बायोटिक एजेंट है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। इसीलिए बायोटिक एजेंट्स के जो पेटल्स है, दीज आर ब्राइटली कलर्ड, ठीक है, एंड दीज एमिट्स। क्या क्या ये एमिट कर सकते हैं? दे कैन एमिट फ्रेगनेंस, एंड अकॉर्डिंग टू NCERT दे कैन ऑल्सो एमिट अडर। खुशबूदार भी हो सकते हैं, बदबूदार भी हो सकते हैं। खुशबूदार तो मोस्ट ऑफ द केसेस में होते हैं, लेकिन अडर वाला केस NCERT में लिखा हुआ है व्हेन दे हैव टू अट्रैक्ट बीटल्स एंड फ्लाइज। तो बीटल्स और फ्लाइज के केस में हमारा जो फ्लावर है इट इज गोइंग टू एमिट अडर, बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में वो फ्रेगनेंसी रिलीज करेगा। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इन सारे एजेंट्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है एनिमोफिली, यानी कि विंड पॉलिनेशन। एबायोटिक में सबसे कॉमन यही होता है। विंड पॉलिनेशन वाले जो फ्लावर्स होते हैं उनके ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है। क्यों? क्योंकि मैंने मान लो यहाँ से ऐसे पॉलन ग्रेन फेंके, है ना, अगर यहाँ पर 1000 ओव्यूल होते तो 1000 पॉलन ग्रेन यहाँ पर गिरे, ये जरूरी होता। लेकिन मैंने मानो 100 पॉलन ग्रेन फेंके हैं, कोई एक आधा तो रह सके बच जाएगा ना, जो अंदर चला जाए, है ना, सीधी बात है। तो इसलिए हम ऐसा इंश्योर करते हैं कि यहाँ पर एक ओवरी में एक ही ओव्यूल रहे ताकि फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली हो जाए। दूसरा, यहाँ पे न्यूमरस फ्लावर्स हैं जो इन्फ्लोरेसेंस में बैठे हुए हैं। जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें टॉफियाँ फेंक के बांट रही हूँ और तुम दूर दूर बैठे हो तो किसी को मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी, लेकिन एकदम तुम ग्रुप में ऐसे बैठ जाओ और मैं तब तुम पे टॉफी फेंकूँ तो सब कुछ ना कुछ तो लूट ही लेंगे। इसलिए फीमेल्स की एडेप्टेशन क्या है कि ओवरी में सिंगल ओव्यूल होगा और इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर्स रहेंगे। बात करते हैं कॉर्न कॉब के टेसल्स की। तुम लोगों ने कॉर्न तो खाया होगा, ये रहा, इसमें ये हेयर्स है, इन हेयर्स को कहा जाता है टेसल्स। ठीक है, पूछ लिया जाता है नीट में भी कि टेसल्स क्या होते हैं। तो टेसल्स आर द स्टिग्मा एंड स्टाइल ऑफ कॉर्न प्लांट। समझ में आया? वापस चलते हैं मेल पार्ट्स की तरफ। जो मेल पार्ट होता है वो बहुत अमाउंट में पॉलन ग्रेन रिलीज करता है, क्योंकि काफ़ी चांसेस है पॉलन ग्रेन्स के वेस्ट होने की। पॉलन ग्रेन्स लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। मान लो मैंने 10 पॉलन फेंके, वो दीवार पे जाके चिपक गए तो पॉलिनेशन तो होगा ही नहीं, इसलिए उनको नॉन स्टिकी होना पड़ेगा। उनके पास जो फ्लावर्स होते हैं वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होना चाहिए। वेल एक्सपोज्ड स्टेमन का मतलब भाई अगर फूल में स्टेमन अंदर से छुपे हुए हैं तो हवा से जाएंगे कैसे, लेकिन अगर ऐसे फैले हुए हैं तो क्या होगा, हवा के झोंके से चले जाएंगे। इसलिए वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होना चाहिए। उसके बाद जो हमारी स्टिग्मा है वो इस डायग्राम की तरह फैदरी होनी चाहिए, ताकि हवा में उड़ता 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 कोई पॉलन ग्रेन जाए तो इसके बीच में ऐसे कहीं फंस जाए, और फंस गया
तो बेटा हो गया, फिर क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनेशन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मेल और फीमेल पार्ट्स के इफ द फ्लावर इज बीइंग पॉलिनेटेड बाय एनेमोफिली यानी कि विंड पॉलिनेशन। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मतलब वाटर पॉलिनेशन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भी प्लांट पानी में रह रहा है तो वो पानी से ही पॉलिनेट होगा। हो सकता है वो इंसेक्ट से पॉलिनेट हो जाए, हो सकता है वो पानी से हो जाए, हवा से हो जाए, किसी से भी हो सकता है। तो हाइड्रोफिली की यानी कि वाटर पॉलिनेशन की खास बात ये है कि थोड़ा रेयर होता है और ज़्यादातर लिमिटेड रहता है 30 जीनस ऑफ मोनोकॉट्स में, जैसे कि वेलिसिनेरिया, हाइड्रिला विच इज़ अ फ्रेश वाटर प्लांट एंड ज़ोस्टेरा विच इज़ मरीन सी अल्गी। ठीक है, इनमें वाटर पॉलिनेशन होता है। लेकिन कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें इंसेक्ट्स, एनिमोफिली मतलब विंड पॉलिनेशन एंड एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट पॉलिनेशन। ये बेटा सारी लाइन एनसीईआरटी की है तो ध्यान से समझना एक एक चीज़। इनसे भी पॉलिनेट हो सकते हैं और इसके एग्जाम हैं दो, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। सरकास्टिक बात है, जिसके नाम के आगे पानी है वही पानी से पॉलिनेट नहीं हो रहा। ठीक है, वाटर हाइसिंथ को हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। जैसे बात करें वेलिसनेरिया की, तो वेलिसनेरिया में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर है वो पूरा इलॉन्गेट होके सरफेस तक चला जाता है। अब अगल बगल से कोई भी स्टेमिनेट फ्लावर हो यानी कि मेल फ्लावर हो या फिर उसका पॉलन ग्रेन हो तो वो पानी में बहते बहते क्या कर देगा, इसको पॉलिनेट। ठीक है, ध्यान रखना कि ये जो फीमेल पार्ट है ये एक्टिवली फ्लोट नहीं करता, ये पैसिवली यानी कि जहाँ उसको पानी की बाहर ले जा रही है वहीं पर ये जाता है। तो वेलिसनेरिया के केस में क्या होता है, फीमेल जो होती है वो सरफेस ऑफ वाटर तक रीच करती है, जो पॉलन ग्रेन्स है वो भी पानी के सरफेस पर रिलीज होते हैं और वाटर करेंट्स की हेल्प से वो रीच कर जाते हैं फीमेल फ्लावर्स पे। लेकिन जो हमारी सी ग्रास है, ये पूरा जो ओशियन बेड है ये भरा हुआ है सी ग्रास में, तो ये तो समुद्र के लेवल से ऊपर ही नहीं जाते, ये नीचे नीचे रहते हैं और कहीं पर बहता बहता फिलामेंटस शेप का पॉलन आके क्या कर देता है, इनको फर्टिलाइज। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि यहाँ पे जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं दीज आर लॉन्ग एंड रिबन शेप्ड, तो पानी के अंदर बहते बहते वो कहाँ चले जाते हैं, स्टिग्मा के पास। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोफिली हो गई। नेक्स्ट है हमारा बायोटिक एजेंट्स। तो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स जो यूज करते हैं वो एनिमल्स को ही यूज करते हैं, यानी कि सबसे पहला तो हो गया बायोटिक, बायोटिक के बाद आता है एबायोटिक, और एबायोटिक में भी सबसे ज़्यादा कौन, सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, एबायोटिक में भी सबसे ज़्यादा विंड पॉलिनेशन। ठीक है, ये लिस्ट है उन एनिमल्स की जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरह यूज हो सकते हैं। काफ़ी लोगों के नाम सुन के तुम्हें आश्चर्य भी होगा कि हमारे प्राइमेट्स, लेम्यूर्स, आर्बोरियल्स, रोडेंट्स जैसे कि स्क्विरल्स, दीज कैन ऑल्सो एक्ट एज अ बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो इन सब की लिस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ऑड वन आउट में पूछ लेते हैं। अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन जो होता है एंटोमोफिली, इन सारी लिस्ट में सबसे ज़्यादा कॉमन यही है। जैसे ए बायोटिक में सबसे कॉमन था विंड, ऐसे ही बायोटिक में सबसे कॉमन क्या है, इंसेक्ट्स। तो ये जो हमारे फ्लावर्स होते हैं जिनको इंसेक्ट से पॉलिनेट होना होता है, इंपॉर्टेंट है, दीज आर अडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल। यानी कि युक्का और मोथ की कहानी तो तुम सबने सुनी होगी, तो जो युक्का है वो मोथ से ही पॉलिनेट हो सकता है, ये बात तय है, बिकॉज दे आर अडेप्टेड। इसीलिए तुम 12th क्लास के जो लास्ट चैप्टर साइकोलॉजी उसमें पढ़ोगे को एक्सटिंक्शन, को इवोल्यूशन, ये दोनों ही चीज वैलिड होती हैं जो पॉलन और पॉलिनेटर का, जो हमारा फ्लावर और पॉलिनेटर का इंटरेक्शन है उसके केस में, बिकॉज दीज आर अडेप्टेड। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के फीचर्स क्या होते हैं, लार्ज होंगे, खुशबूदार होंगे, फ्रेगनेंट होगी, रिच इन नेक्टर। नेक्टर क्या है, ये भी न्यूट्रिशियस रिच सब्सटेंस होता है जो ओवरी के बेस पे मिलता है, तो फ्लावर इस नेक्टर को लेने के लिए आते हैं। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर द फ्लोरल रिवॉर्ड्स। देखो फ्लोरल रिवॉर्ड्स कि फूल ने क्या बदले में दिया, तो दो चीज़ें आ गई, एक तो नेक्टर आ गया और दूसरा पॉलन ग्रेन। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो आए, खाना खाया और चले गए, कुछ नहीं करते, कुछ पॉलिनेशन ही नहीं करते, तो उनको हम बोलते हैं फ्लोरल रॉबर्स। चोरी करी ना, कुछ काम नहीं किया बदले में। स्मॉल अगर कोई फ्लावर होगा तो इन्फ्लोरेसेंस बना लेगा ताकि वो विजिबल हो, दिख सके।
जो फ्लावर्स है फ्लाइज और बीटल से पॉलिनेट होते हैं, वो बदबू रिलीज करते हैं, और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो थोड़ा स्टिकी होने चाहिए। अगर स्टिकी नहीं होंगे तो इंसेक्ट उसे अपने साथ चिपका के लेके कैसे जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें बायोटिक एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स की सारी कहानी समझ में आ गई होगी। ये है हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, दिस इज योर अमोर्फोफेलस फ्लावर। देखो कितना बड़ा फ्लावर है। अमोर्फोफेलस का भी जो वो होता है पॉलिनेटिंग एजेंट होता है दैट इज फिक्स्ड। ठीक है, उसी तरीके से युक्का और मूथ, ये जो प्लांट है ये क्या है हमारा युक्का, और ये क्या है हमारा मूथ। तो युक्का और मूथ में क्या होता है, ये जो युक्का है वो करता है ओविपोजिशन। ओविपोजिशन मतलब क्या होता है, ओवरी है ये। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या है, ये चैम्बर्स होते हैं जिसमें अंदर ओव्यूल होगा। इन चैम्बर्स को मैंने तुम्हें बताया था लोक्यूल्स बोलते हैं। तो ये अपने एग्स को इन लोक्यूल्स में ऐसे डिपॉजिट कर देता है। अब क्या होगा, ये एग आगे जाएंगे, ये लार्वा में कन्वर्ट होंगे, और धीरे धीरे क्या करेंगे, जब ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी तो उसी को खाते रहेंगे। तो देखो ये तुम्हारे को पूरा फ्रूट दिख रहा होगा, इसमें ये लोक्यूल्स हैं, और तुम्हें लोक्यूल्स के अंदर ये दिख रहे होंगे लार्वे ऑफ मोथ। समझ में आया। तो ये युक्का और मोथ की कहानी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। ठीक है, ओके, सो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमारे फीमेल पार्ट पे पॉलन गिरेगा तो फीमेल पार्ट पहचानेगी कि मेरे लायक है भी या नहीं है, विच इज़ कॉल्ड एज कंपैटिबल और नॉन कंपैटिबल। तो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन में यही चेक किया जाता है वेदर पॉलन इज कंपैटिबल और नॉन कंपेटेबल। ठीक है, हमारे भी होता है ना, किसी किसी के साथ कंपेटेबिलिटी बैठती है, किसी किसी के साथ नहीं बैठती है, तो वही रिलेशन यहाँ पर चेक किया जाता है। अगर मान लो पॉलन ग्रेन कंपेटेबल हुआ तो क्या होगा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, उसकी ग्रोथ होगी कहाँ पर, स्टाइल में, एंड इट विल फर्टिलाइज एग। ये सारे काम होंगे। लेकिन अगर पॉलन ग्रेन नॉन कंपैटिबल टाइप का निकला, नॉन कंपैटिबल पॉलन कहाँ कहाँ से आ सकता है, मान लो वो अदर स्पीशीज का हो, या फिर वो अदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज का हो, या इवन वो सेम प्लांट का हो, तो ऐसे भी इनकम्पैटिबल पॉलन्स सामने आ सकते हैं। ये वाले जो केसेस होते हैं इसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब खुद के लिए ही वो कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबल पॉलन। तो अगर कंपैटिबल है ही नहीं तो क्या फ़ायदा ये सारी चीज़ें कराने का। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी अगर हमने देख ली तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, एंड दिस इज कॉल्ड एज पॉलन रिजेक्शन। क्यों पॉलन रिजेक्शन, क्योंकि ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। आया समझ में। अब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये जेनेटिकली एंड केमिकली कोऑर्डिनेटेड रहता है। कुछ केमिकल्स का इंटरेक्शन होता है इन बिटवीन पिस्टल एंड पॉलन, और ये डायनेमिक होता है, यानी हर स्पीशीज का अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने प्रोटीन्स होते हैं जिनकी इंटरेक्शन होती है। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर पेन डाउन करने के लिए हैं। इट इज़ अ जेनेटिक प्रोसेस प्लस इट इज़ डायनामिक इन नेचर, क्योंकि प्रोटीन है तो ऑब्वियसली बात है वो जेनेटिकली ही इनकोडेड रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की इनकी कहानी बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। हमने अभी पढ़ा था अगर लगातार ऑटोगेमी हो जाएगी तो ऐसे केस में इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। तो बहुत ज़रूरत है कि हम किसी भी सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर को क्रॉस पॉलिनेशन में कन्वर्ट कर सके। तो ऐसे मेथड्स जो करवाते हैं उन्हें हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में सबसे पहला मेथड है अवॉइड कर दो सिंक्रोनाइजेशन। मतलब या तो पॉलन जो हमारा पॉलन है वो पहले रिलीज हो जाए स्टिग्मा के मैच्योर होने से पहले, या स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए और पॉलन बाद में रिलीज हो। दूसरा क्या है, डिफरेंट पोजीशन पे अरेंजमेंट। जैसे मान लो हमारा ये फ्लावर है, तो क्या पता है स्टिग्मा इतना ऊंचा हो और स्टेमन नीचे हो,
तो कहाँ से ही सेल्फ पॉलिनेशन करेगा? नहीं करेगा। तीसरा क्या है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जो मैंने तुम्हें अभी पीछे बताया था ना, जब हमारा सेल्फ पॉलन ही अपने इसको कंपैटिबल ना लगे। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेल और फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट हैं सेम प्लांट में, सेम प्लांट यानी कि मोनोशियस कंडीशन, तो ऐसे केस में ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगी लेकिन गिटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं होगी। क्या कहना चाह रही है ये लाइन? ये लाइन ये कह रही है एक ही प्लांट पे ये मेल फ्लावर्स हैं विच इज योर स्टैमिनेट, और दूसरे जो फ्लावर्स हैं वो है हमारे फीमेल। ठीक है, तो यहां से यहां तक तो चला जाएगा लेकिन इसमें ऑटोगैमी थोड़ी ना होगी। तो अगर मोनोशियस कंडीशन है तो इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट गिटोनोगैमी, और इसके दो एग्जाम्पल है कैस्टर और मीज। लेकिन डायशियस कंडीशन में जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही सेपरेट प्लांट्स पे प्रेजेंट है तो वहाँ पर ना ऑटोगैमी होनी है ना गिटोनोगैमी होनी है, वहाँ पर क्या होगी? जीरोगैमी। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोनोशियस कंडीशन में क्या प्रिवेंट होगी? ऑटोगैमी, लेकिन गिटोनोगैमी नहीं होगी। डायशियस कंडीशन में दोनों ही प्रिवेंट हो जाएंगी, जीनोगैमी प्रिवेंट नहीं होगी। इनके एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है, कैस्टर और मेज इस कंडीशन का, एंड पपाया नीचे वाली कंडीशन का। समझ में आया? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का पर्पस टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, आगे चलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। ये एक हमारा मेथड है आउटब्रीडिंग डिवाइस का। मान लो ये मेंडल ने भी किया था, अगर तुम्हें थोड़ा सा क्या ही याद होगा तुम्हें तो आगे के चैप्टर में पढ़ोगे। जैसे एक फ्लावर है, इस फ्लावर में स्टेमन भी है और इस फ्लावर में हमारी ओवरी भी है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है? हम फोर्सेप्स की हेल्प से इसको रिमूव कर देते हैं, मतलब मेल पार्ट को पूरा ऐसे रिमूव कर दिया जाता है। ये रिमूव्ड, ऐसे ये मेल पार्ट रिमूव्ड। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं एमैस्कुलेशन। एमैस्कुलेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर, मतलब एंथर माइनस कर दिया जाता है। इससे क्या होगा? अब इस फ्लावर के जो पॉलन थे वो नहीं होंगे। इसके बाद क्या कर दिया जाता है? इसको ऐसे ढक दिया जाता है, ओवरी को प्रॉपर ढक दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज बैगिंग। क्यों? ताकि कहीं दूसरा कहीं से उड़ता उड़ता पॉलन यहाँ पे आके पॉलिनेट ना कर दे, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं ना कि जो हम पॉलन डालें वही जर्मिनेट हो, वही पॉलिनेट हो। तो इसलिए क्या किया जाता है? पहले मैस्कुलेशन कर दिया, फिर बैगिंग कर दी, उसके बाद अपना प्रॉपर अपने डिजायर्ड पॉलन के साथ करा दिया इसका पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के बाद कर दी, क्या कर दी? रीबैगिंग, यानी कि फिर से ढक दिया। तो सबसे पहले इमैस्कुलेशन, उसके बाद बैगिंग। बैगिंग किससे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ बटर पेपर, ताकि कोई पॉलन अगर ऊपर बैठ भी जाए तो वो स्लिप कर जाए। ठीक है, बटर पेपर हो गया, फिर पॉलिनेशन करा दी थर्ड पे और वापस से उसको कवर कर दिया, विच इज कॉल्ड एज रीबैगिंग। और इसको बहुत ज़्यादा किया जाता है प्लांट ब्रीडर्स के द्वारा, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर हम जो पॉलिनेशन करा रहे हैं वो अपने डिजायर्ड पॉलन्स का ही करा रहे हैं। आ गया समझ में? नेक्स्ट इज डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। इसमें क्या होता है? देखो, मान लो ऊपर से नीचे करते करते हमारा पॉलन ट्यूब आया, तो पहली बात तो ये है कि पॉलन ट्यूब जो होता है वो अपना कंटेंट देता कहाँ पे है? तो यहाँ पे हमारे दो सिनर्जिड्स होते हैं, है ना। एक सिनर्जिड थोड़ा सा डिसोशिएट होने लग जाता है, जिसे हम बोलते हैं डीजेनरेटिंग सिनर्जिड। यहाँ कहीं पर फंसा हुआ है हमारा एग सेल। अब हमारे पास जो ऊपर से पॉलन ट्यूब आ रहा है, इस पॉलन ट्यूब के पास क्या प्रेजेंट है? दो मेल गैमीट। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि पॉलन ट्यूब किस वाले सिनर्जिड में एंटर करता है? तो इट एंटर्स इन डीजेनरेटिंग सिनर्जिड। ठीक है, एक बार अंदर एंटर किया तो इसके पास दो मेल गैमीट्स हैं। अब होगा क्या? एक मेल गैमीट तो जाएगा एग सेल के पास और दूसरा मेल गैमीट जाएगा बीच में प्रेजेंट पोलर न्यूक्लियाई के पास। समझ में आया? लेकिन पोलर न्यूक्लियाई
इस मेल स्पर्म से फर्टिलाइज होने से पहले खुद में ही आपस फ्यूज हो जाते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो n+n कंडीशन है वो फ्यूज होके बन जाती है 2n कंडीशन, और इसी को कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब रिजल्ट क्या होता है सारी चीजों का, 1 मेल sperm फ्यूज विद 1 एग, और इसके फ्यूजन से बनेगा जाइगोट। समझ में आया? दूसरा क्या होता है, 1 मेल sperm fuses with the secondary nucleus to form PEN। ठीक है, PEN मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्रेजेंट इनसाइड, किसके अंदर प्रेजेंट होगा ये, PEC, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो एक स्पर्म टू सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज हुआ, दिस इज N, दिस इज 2N, दिस इज 3N, ये भी N, ये भी N, ये 2N। तो ये वाली जो कंडीशन है जहाँ पर एक्चुअली में जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, इस कंडीशन को तो बच्चों हम नाम देते हैं सिंगैमी, यानी कि ट्रू फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये जो नीचे वाली कंडीशन है जहाँ पर कोई जाइगोट नहीं बन रहा बल्कि जाइगोट का खाना बन रहा है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन और सिंगैमी को मिलाकर ही हम नाम देते हैं, दिस ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिंगैमी इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? सिंगैमी में जाइगोट बनेगा, ट्रिपल फ्यूजन में जाइगोट नहीं बनेगा। ये हमारे सेकेंडरी न्यूक्लियस था, इसके साथ हमारा मेल गैमेट भी फ्यूज हो गया। तो अब ये क्या बन गया, PEN। ये जो इसके सराउंडिंग सेंट्रल सेल था वो बन गया PEC, और इनमें जब माइटोसिस होगी तो यहाँ पर बहुत सारे PEC बनेंगे, है ना। इनकी प्लॉइडी क्या है, 3N, इनकी प्लॉइडी भी क्या है, 3N, एंड दिस ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो यहाँ पर PEC के ग्रुप को हम नाम देते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज ए फूड लेडन टिश्यू, मतलब फूड से एकदम भरा हुआ। तो क्वेश्चन मेरे पास ये है कि डबल फर्टिलाइजेशन में दो क्वेश्चन है, एक तो डबल फर्टिलाइजेशन में न्यूक्लियस कितने इन्वॉल्व है, एंड दूसरा डबल फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स कितने इन्वॉल्व है। इन क्वेश्चंस का आंसर यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट होता है और डबल फर्टिलाइजेशन में कितने गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। देखते हैं किसको सही जवाब पता है। इसके आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि एम्ब्रियो और अपने एंडोस्पर्म। देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये हमारा चलाजल एंड है, ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, यहाँ पर तो डिवीजन कर करके पूरा भर चुका है, किससे, एंडोस्पर्म से, और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा जाइगोट। देखो ध्यान से सुनना, पूरी कहानी ही है, कुछ नहीं है। ये तो हमारा हो गया एंडोस्पर्म, और ये हमारा क्या हो गया, जाइगोट। तो पहला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी हमसे ये पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होनी चाहिए या फिर जाइगोट की डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो पहले तुम्हें पॉज होती है और तुम सोचो कि किसकी होनी चाहिए, इज इट गोइंग टू बी द जाइगोट और एम्ब्रियो और इज इट गोइंग टू बी द एंडोस्पर्म। सीधी सी बात है भाई, इसको आगे सरवाइव करने के लिए खाना तो चाहिए ना, तो पहले खाना तो प्रेजेंट हो। अगर खाना ही नहीं होगा तो बच्चा बनेगा क्या, कुछ नहीं बनेगा। इसीलिए एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट फर्स्ट होती है
और लेटर होती है जाइगोट की डेवलपमेंट। लेकिन ये जाइगोट तो सिंगल सेल है, इसको इससे कनेक्ट तो होना चाहिए, इसलिए क्या करता है, जो जाइगोट है वो परफॉर्म करता है माइटोसिस, और माइटोसिस से पूरी एक सेल की लाइन क्रिएट कर देता है। कैसे करता है, ऐसे देखो, दोबारा से बनाते हैं। ये हमारा पूरा एंडोस्पर्म भरा हुआ है, ये हमारे सेल ने की, जाइगोट ने की माइटोसिस, माइटोसिस करके ये 2 सेल स्टेज बन गई। अब इसमें से जो ऊपर वाला सेल है ये तो बनने जाता है आगे एम्ब्रियो, और नीचे वाला जो सेल है उसका कुछ और ही काम होता है, वो बनाता है एक स्टॉक, स्टॉक टू पुश द एम्ब्रियो इनसाइड द एंडोस्पर्म। आगे जाके क्या होता है, इसमें और माइटोसिस होती है, और माइटोसिस कर करके यहाँ पर एक स्टॉक क्रिएट हो जाती है, और इस स्टॉक में ऊपर एम्ब्रियो के सेल्स में भी डिवीजन हो रहा होगा। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारा जो एम्ब्रियो है वो पूरी तरीके से किस में आ चुका है, एंडोस्पर्म में। समझ में आया, सिंपल सी बात है, जाइगोट को एंडोस्पर्म से कनेक्शन चाहिए था बिकॉज इट हैज़ टू ऑब्टेन द नरिशमेंट। तो इसने माइटोसिस की 2 सेल्स बनाए, ऊपर वाला सेल एम्ब्रियो बनाएगा, नीचे वाला सेल स्टॉक बनाएगा, जस्ट लाइक अ लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर बनना है। ये स्टॉक का काम है टू पुश एम्ब्रियो इनसाइड एंडोस्पर्म, एंड दिस स्टॉक इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं बच्चों इस स्टॉक को, दिस स्टॉक इज कॉल्ड एज सस्पेंसर स्टेज, सस्पेंसर क्या बोलते हैं इसे, सस्पेंसर। और सस्पेंसर का काम क्या है, टू पुश एम्ब्रियो इनसाइड एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेज है एम्ब्रियो की, इसे कहा जाता है ग्लोब्यूलर स्टेज। ठीक है, ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद आगे जाके बनती है इसकी हार्ट शेप स्टेज, कुछ ऐसे, ये वही स्टॉक, इसके ऊपर ये अपना एम्ब्रियो। ठीक है, और इस एम्ब्रियो के अगल बगल में क्या है, हमारा पूरा एंडोस्पर्म। अब यहाँ पे ये जो 2 हर्ट लाइक स्ट्रक्चर है वो इसीलिए है क्योंकि आगे जाके यहाँ से 2 कॉटिलिडन निकलेंगे। ठीक है, तो इस स्टेज को तो हम नाम देते हैं हर्ट शेप्ड स्टेज, और हर्ट शेप स्टेज के बाद हमारी फाइनल स्टेज आती है जहाँ पर हमारा सस्पेंसर होता है, और सस्पेंसर के आगे वाला पोर्शन कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है ना। एनसीईआरटी में डायग्राम ऐसे उल्टा किया गया है क्योंकि उसमें ओरिएंटेशन अलग है। तुम्हें बस इतना समझना है, ये वाला पोर्शन माइक्रोपाइल की तरफ है और ऊपर वाला पोर्शन चलाजल एंड की तरफ है। तो ये सस्पेंसर से अटैच जो पोर्शन है, इट इज गोइंग टू बी द रेडिकल। रेडिकल के अपोजिट दिस इज प्लूम्यूल। प्लूम्यूल वही पोर्शन है जो आगे जाके शूट बनाएगा, और रेडिकल वो पोर्शन है जो आगे जाके रूट बनाएगा। ये जो 2 स्ट्रक्चर्स है, दीज आर योर कॉटिलिडन्स। तो हर्ट शेप के बाद ये जो नेक्स्ट फाइनल स्टेज आई है, दिस इज द मैच्योर स्टेज, किसकी, एम्ब्रियो की। ठीक है, तो अभी हमने पीछे देखा, पहले जाइगोट, उसके बाद स्टॉक बनी, स्टॉक के बाद एक पूरा मतलब स्टॉक का एक प्रिकर्सर सेल बना, फिर पूरी स्टॉक बन गई विच इज सस्पेंसर। एम्ब्रियो की स्टेज कौन सी है, ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर के बाद आई हर्ट शेप के बाद आई हमारी मैच्योर स्टेज, जहाँ पर 2 कॉटिलिडन, प्लूम्यूल, रेडिकल सब कुछ विजिबल है। ठीक है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मोनोकॉट्स डाइकॉट्स सब में सेम होगी, यानी कि मोनोकॉट्स में भी हर्ट शेप बनेगा, ऐसा सा कुछ बनेगा, लेकिन मोनोकॉट्स के केस में क्या होता है कि एक ही कॉटिलिडन वेल डेवलप्ड होता है, दूसरा कॉटिलिडन वेल डेवलप नहीं होता। तो मोनोकॉट्स के केस में जो वेल डेवलप्ड कॉटिलिडन रहता है उसको तो हम नाम देते हैं स्क्यूटिलम, और दूसरे कॉटिलिडन के जो वेस्टेज होते हैं रूडिमेंट्री, इसे हम नाम देते हैं एपीब्लास्ट। किसके केस में, बिल्कुल मार्क कर लेना, दिस इज फॉर द केस ऑफ मोनोकॉट्स, क्योंकि डाइकॉट्स के केस में दोनों के दोनों कॉटिलिडन्स क्या होते हैं, फंक्शनल। समझ में आया, तो दोनों के अंदर जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है वो सेम है। जो फंक्शनल कॉटिलिडन होगा, फंक्शनल कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट्स, उसको हमने नाम दिया स्क्यूटिलम, और जो नहीं है रुडिमेंट्री बचता है, दैट इज कॉल्ड एज एपीब्लास्ट।
ठीक है, अब जरा इसको थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं। ये एक हमारा डाइकॉट एम्ब्रियो है और ये हमारा क्या है, ग्रास का एम्ब्रियो विच इज अ मोनोकॉट। तो यहाँ पर रेडिकल, रेडिकल के बाहर रूट कैप जो तुम अपने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़े हो। हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल क्या होता है, जैसे एक ग्राम के सीड से समझाऊं, ये ग्राम का सीड है, डाइकॉट है, ठीक है। अब ये वाला जो बीच का पूरा पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे माना जाता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडन। तो कॉटिलेडन के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से ऊपर का पोर्शन टूवर्ड्स प्लूम्यूल इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल, और इससे नीचे का पोर्शन को कहा जाता है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल इज टूवर्ड्स रेडिकल। समझ में आया? तो प्लूम्यूल की तरफ जो होगा पार्ट दैट इज एपिकोटाइल और नीचे रेडिकल की तरफ जो होगा दैट विल बी द हाइपोकोटाइल। तो ऐसे ही कुछ इस डायग्राम में भी विजिबल है। ये एपिकोटाइल, सॉरी हाइपोकोटाइल हो गया, ये दो कॉटिलेडन्स हो गए और ये ऊपर वाला पोर्शन प्लूम्यूल हो गया जो हमने अभी पीछे वाले डायग्राम में देखा भी था, ये रहा प्लूम्यूल, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, रेडिकल, रेडिकल के बाहर रूट कैप और रूट कैप के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है विच इज कॉल्ड एज कोलियोराइजा। ऐसे ही ऊपर क्या होगा, हमारी जो शूट एपिक्स है यानी कि हमारा जो प्लूम्यूल वाला पोर्शन है उसके राउंड हो जाएगी कोलियोप्टाइल, ठीक है। कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल basically are involved in protection किसका, कोलियोप्टाइल शूट्स का, कोलियोराइजा रूट्स का। प्लस इंपॉर्टेंट है, these both are undifferentiated, डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती हैं, ये अनडिफ्रेंशिएटेड होती है। इसके बाहर तुम स्क्यूटिलम देख रहे हो, एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है स्क्यूटिलम की शेप, स्क्यूटिलम इज शील्ड शेप्ड, ऐसे एकदम ऐसा शील्ड की तरह बैठा हुआ है ना, तो इसको हम स्क्यूटिलम बोलते हैं विच इज द फंक्शनल कॉटिलिडन। और यहाँ पर ये है एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट क्या था, रेमिनेंट यानी कि रुडिमेंट्री कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट्स। समझ में आया? डायग्राम का पूरा अच्छे से हमने डायसेक्शन कर लिया। ये आगे हमारा वो डायग्राम है मोनोकॉट्स का जो एनसीईआरटी क्लास 11th में दिया हुआ है और इसमें से क्वेश्चन भी आया था। जैसे ये हमारा एंडोस्पर्म हो गया, एंडोस्पर्म क्या है, फूड ऑफ मोनोकॉट्स। देखो सीधी सी बात है, जब एम्ब्रियो को डेवलप होना है तो उसे खाना चाहिए। खाना डाइकॉट्स में कौन दे रहे हैं, 2 कॉटिलिडन, मोनोकॉट्स में 1 कॉटिलिडन है, तो एक कुछ और होना चाहिए ना, की जगह फिलअप कर दे, तो दैट इज एंडोस्पर्म। तो मोनोकॉट्स के केस में एंडोस्पर्म भी परसिस्ट करता है। एंडोस्पर्म और स्क्यूटिलम विच इज द फंक्शनल कॉटिलिडन, इनको सेपरेट करती है ये वाली लेयर एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज एलिडोन लेयर। एलिडोन लेयर की प्लॉइडी क्या होती है, 3N, प्रोटीन रिच होती है, दोनों को सेपरेट करती है। इसके बाद हमारा ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के ऊपर प्लूम्यूल, प्लूम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल, नीचे रेडिकल, रेडिकल के ऊपर कोलियोराइजा, ठीक है। मोनोकॉट्स की खास बात ये है, इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सीड कोट और फ्रूट वॉल आपस में फ्यूज कर चुके होते हैं, यानी कि वीट का सीड ही एक्चुअली में वीट का फ्रूट है। और इस टाइप के फ्रूट को हम नाम देते हैं कैरियोप्सिस। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था 11th और 12th सबको रिलेट करके पढ़ना है। सो दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रामिनी फैमिली ऑफ मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो कैरियोप्सिस क्या होता है, ऐसे फ्रूट्स जहाँ पे सीड कोट और फ्रूट वॉल आपस में फ्यूज्ड रहती है। फ्रूट वॉल को हम क्या नाम देते हैं, पेरिकार्प। वेरी गुड, तो ये भी हमें क्लियर हो गया। बात करते हैं सीड से, मतलब ओव्यूल से सीड तक का सफर। तो हमें पता है कि जो सीड है वो क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। जब ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब उसको हम नाम क्या देंगे, सीड। सीड में क्या क्या चीज़ें होती है, सीड कोट होगा, कॉटिलिडन होंगे, एम्ब्रियो एक्सिस होगा। जैसे अगर तुम्हें पिछला डायग्राम याद हो, मैंने यहाँ पर ये जो है ये दोनों क्या है, सीड कोट। सीड कोट में जो अंदर होता है और एक बाहर होता है, तो बाहर वाले को हम नाम देते हैं टेस्टा
और अंदर वाले को हम नाम देते हैं टेगमेन। सो दिस इज टेगमेन, दिस इज टेस्टा। सीड कोट हो गया, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, और दूसरा क्या होगा, ये दोनों कॉटिलिडन्स। समझ में आया? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सीड बनाने के लिए और क्या क्या चाहिए? कॉटिलिडन का काम क्या है? फूड स्टोरेज। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म फूड की दो कैटेगरी, सीड की दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक होता है नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस, जो जिन सीड्स के लिए एंडोस्पर्म उनका एक्स बन चुका है उनको हम बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। तो ऐसे की सीड्स में नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, क्योंकि वो कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। इस केस में क्या आते हैं हमारे सारे के सारे डाइकॉट्स, जैसे कि पी, ग्राउंडनट्स, बीन्स। लेकिन मॉर्फोलॉजी चैप्टर अगर तुम्हें याद हो तो वहां पर इसका एक्सेप्शन भी है, और इसका जो एक्सेप्शन है वो है कैस्टर। क्या है बच्चों? कैस्टर। वही अगर मैं बात करूं एल्ब्यूमिनस सीड, यानी कि जिनमें हमारा एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, तो वो कौन हो जाएंगे? हमारे मोनोकॉट्स। क्यों? क्योंकि मोनोकॉट्स में एक कॉटिलिडन होता था, तो जगह कौन भर लेता था? एंडोस्पर्म। तो ये आ गए हमारे व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, कोकोनट। देखो कैस्टर यहाँ का एक्सेप्शन था ना, उठ के यहाँ आ गया। लेकिन अगेन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, एंड द एक्सेप्शन इज ऑर्किड। ऑर्किड इज एन एक्सेप्शन। ऑर्किड प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। समझ में आ गया वाला क्लासिफिकेशन? ये है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें न्यूसेलस भी बच जाता है। न्यूसेलस डिप्लॉइड पार्ट जो खत्म हो चुका होता था वो भी बच जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, पेरिस्पर्म के दो ही एग्जाम्पल हैं, ब्लैक पेपर और बीट। तो एग्जाम्पल्स तुम लोग अच्छे से याद कर लेना। फिर वही बात है कि इंटेग्यूमेंट्स जो होती है उनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना, टेस्टा और टेगमेन का। नेक्स्ट है हमारी जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, यानी कि आउटर मोस्ट कवरिंग है, उनमें एक पोर होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, और इस पोर की हेल्प से ऑक्सीजन और वाटर एंटर करती है सीड को फॉर जर्मिनेशन। देखो सीड की जिंदगी दो स्टेजेस में गुजरती है, एक जब वो सो रहा होता है, और एक तब जब वो ऐसे उठ जाता है। तो जब वो सो रहा होता है उस कंडीशन को तो हम बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी, और जब वो मैच्योर होकर पूरा जर्मिनेट कर जाए, प्लांट बना दे, तो उसे बोलते हैं जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के लिए उसे हवा पानी की जरूरत है। वो हवा पानी वो कैसे लेगा? इस होल से, विच इज कॉल्ड एज द माइक्रोपाइली। माइक्रोपाइली का भी मैं तुम्हें डायग्राम दिखाऊंगी। होगा क्या, जैसे ही सीड मैच्योर होता है वो अपने आप को ड्राई कर लेता है। कैसे? अपने पानी के कंटेंट को रिड्यूस करके। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट, फॉर नीट कितना कम कर लेता है? 10 to 15% अपना मॉइस्चर वो कम कर देता है टू डिहाइड्रेट। और डिहाइड्रेट होने के बाद अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम करने के बाद वो जाता है सोने, और उसकी इस इनएक्टिव स्टेज को हम नाम देते हैं डॉर्मेंसी। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी वो डॉर्मेंट सीड एक्टिवेट हो जाएगा और क्या कर लेगा? अपने आप को जर्मिनेट। ठीक है, तो डॉर्मेंट होने के लिए डिहाइड्रेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी का कम होना आर द की फीचर्स। ये डायग्राम या तो देखा देखा लग रहा होगा या देखा लग रहा होगा, जैसे पहली बार देख रहे हो। तो ये अगेन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का डायग्राम है। ये सीड है, सीड में ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है, दिस इज हाइलम। हाइलम क्या होता है? मैंने तुम्हें बहुत पहले दिखाया था कि प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच में कनेक्शन होता है फनिक्यूलस। अब ये जो फनिक्यूलस है ये किसी पॉइंट पे तो ओव्यूल से अटैच हो रहा होगा ना, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज हाइलम। यही वो पॉइंट है जहाँ से फनिकल अटैच रहता है ओव्यूल से। अब इस पॉइंट में एक होल होता है, विच होल इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल वही होल है जहाँ से ऑक्सीजन और एयर सीड के अंदर एंटर करते हैं ताकि वो जर्मिनेट हो सके। बात आती है वायबिलिटी ऑफ सीड्स की। जैसे पॉलन की कुछ वायबिलिटी होती है, उसी तरीके से सीड्स की भी कुछ वायबिलिटी होती है कि कितने टाइम तक वो सोएंगे, कितने टाइम बाद वो जर्मिनेट करेंगे। तो कुछ सीड्स जो ऐसे होते हैं जिनकी वायबिलिटी कुछ मंथ्स में हो जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी सालों तक वायबल रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे कि ल्यूपाइन ट्री यानी कि ल्यूपाइनस आर्कटिकस।
स्पीशीज का नाम आर्कटिकस क्यों है? बिकॉज इट इज फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा। इसका सीड 10,000 ईयर्स तक सोता रह सकता है। हम तो भाई अगर 8 घंटे सो जाए तो मम्मी हल्ला मचा देती है, ये बेचारा 10,000 साल तक सो जाता है और उसे कोई कुछ नहीं कहता। क्या नाम है इसका? ल्यूपाइनस आर्कटिकस, बिकॉज इट इज फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा। नेक्स्ट है 2000 साल तक की वायबिलिटी किस में मिलती है? डेट पाम। डेट पाम का साइंटिफिक नेम इज फीनिक्स डेक्टिलीफेरा। फीनिक्स डेक्टिलीफेरा। और ये कहाँ मिला है? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, यानी कि जो हम हिस्टोरिकल खुदाई वगैरह करते हैं वहाँ पर मिला। कहाँ पर? किंग हेरोड्स के पैलेस में, विच इज प्रेजेंट इन द डेड सी। तो ये दो नाम बेहद इंपॉर्टेंट है। एक है ये ल्यूपाइनस आर्कटिकस एंड सेकेंड वन इज फीनिक्स डेक्टिलीफेरा। इसकी वायबिलिटी है 10,000 साल और इसकी वायबिलिटी है 2000 साल तक। ठीक है, ये है तुम्हारा ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज योर ल्यूपाइनस आर्कटिकस, है ना, कितना सुंदर सा। और ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर योर फीनिक्स डेक्टिलीफेरा। फीनिक्स डेक्टिलीफेरा की वायबिलिटी कितनी है? 2000 ईयर्स और इसकी वायबिलिटी कितनी है? 10,000 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फ्रूट्स। फ्रूट्स को तुमने भर भर के मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा होगा। हम बात करते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी। तो हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्रूट्स में। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बेहद ज़रूरी बात तो ये है कि ओव्यूल का सीड में बनना और ओवरी का फ्रूट में बनना साइमल्टेनियस प्रोसेस है। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ। जैसे एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो में एंडोस्पर्म पहले हो रहा था, लेकिन ओव्यूल और ओवरी में देखें तो दोनों का डेवलपमेंट साथ साथ ही होता है, ट्रांसफॉर्मेशन साथ साथ ही होता है। ओवरी की वॉल को हम नाम देते हैं पेरिकार्प। और तुम्हें याद हो तो पेरिकार्प के भी 3 लेयर्स होती थी। मॉर्फोलॉजी चैप्टर, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। तो इन तीनों लेयर्स को मिला के क्या नाम देते हैं? पेरिकार्प, यानी कि फ्रूट की वॉल। अब जो फ्रूट होते हैं वो फ्लैशी भी हो सकते हैं या फिर ड्राई भी हो सकते हैं। जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो ये फ्लैशी है और ग्राउंडनट, मस्टर्ड ये क्या है? ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई मतलब वो वाले नहीं जो तुम वैसा वाला सोच रहे हो, ड्राई है, इनमें फाइब्रस या मतलब फ्लैशी पार्ट नहीं है। ऑरिजिन के बेसिस पे फ्रूट्स ट्रू भी हो सकते हैं या फिर फॉल्स भी हो सकते हैं। ट्रू फ्रूट्स वो होंगे जो केवल और केवल ओवरी से ही डेवलप होंगे और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के जो फ्रूट्स है वो ट्रू फ्रूट्स ही होते हैं। फॉल्स फ्रूट्स वो होते हैं जहां पर ओवरी तो होगी, उसके साथ साथ प्लांट का कोई और पार्ट भी यूज हो सकता है, फ्लावर का कोई और पार्ट भी यूज हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज द थैलेमस। थैलेमस याद है, जिसके ऊपर फूल पूरा बैठता था। तो थैलेमस भी अगर कंट्रीब्यूट कर दिया फ्रूट फॉर्मेशन में तो उसे हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। ठीक है, फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एटसेट्रा। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट बन जाता है। ये तुम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। दिस इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को अगर मैं 11th क्लास के प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से रिलेट करूँ तो वहाँ हमने हार्मोन्स के नाम भी पढ़े थे जो पार्थेनोकार्पी इंड्यूस कर रहे थे। ऑक्सिन, अगर तुम्हें याद हो, ऑक्सिन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन किसमें? इट इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन केस ऑफ, बताओ ये कौन है? बना के दिखाती हूँ। एकदम रेड 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 रेड, इसके ऊपर थोड़ा सा इस टाइप का स्ट्रक्चर। दिस इज योर टोमेटो। तो टोमेटो में पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करता था हार्मोन्स। तो सिंपल सी बात है, अलग अलग हार्मोन्स की एप्लीकेशन कर करके हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स को भी बना सकते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स की खास बात ये होती है कि क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड ही नहीं बनेगा। तो ऐसे फ्रूट्स क्या होते हैं? सीडलेस। ठीक है, एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है जहां पर कुछ फॉल्स फ्रूट को दिखाया गया है। तो ये एप्पल की बात करो, अगर एप्पल का ट्रांसवर्स सेक्शन हम काट के देखें तो ये हो जाएगा मीजोकार्प, ये वाला पार्ट, और सीड को सराउंड करने वाले जो इमीडिएट लेयर है दैट इज कॉल्ड एज द एंडोकार्प। ठीक है, और ये जो पूरा फाइब्रस पोर्शन है जिसको हम खाते हैं एप्पल में दैट इज इट्स थैलेमस। तो एप्पल इज गोइंग टू बी द फॉल्स फ्रूट।
वही अगर मैं स्ट्रॉबेरी की बात करूँ तो पहली बात तो देखो, ये जो तुम्हें अलग अलग डॉट्स दिख रही हैं, दीज आर ओवरी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी एक फ्रूटलेट से बना होता है, मतलब बहुत सारे फ्रूटलेट्स है ना मिलके छोटा सा एक फ्रूट बनाते हैं, तो ये सब ओवरी रिप्रेजेंट करते हैं। इस फ्रूट को हम बोलते हैं एक्ने, और यहाँ पे जो तुम पोर्शन खा रहे हो दैट इज इट्स थैलेमस। ठीक है, तो फॉल्स फ्रूट के दो एग्जाम्पल हो गए, एक हो गया एप्पल और दूसरा हो गया हमारा स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट बात करते हैं एपोमिक्सिस की। तो एपोमिक्सिस का मतलब होता है सीड्स का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। मैम ये कैसे हो सकता है? मान लो हमारे जो एम्ब्रियो सेक है वहाँ पर कभी मियोसिस हुई ही नहीं, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे जो एग था वो शुरुआत से ही डिप्लॉयड था। तो एग को लगेगा कि मैं तो कैटरीना कैफ हूँ, हाँ लगेगा। एग को लगेगा कि भाई वो तो फर्टिलाइज हो चुका है, और अब यही एग क्या करने लग जाएगा? जाइगोट का डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? डिप्लॉयड एग सेल्स आर फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिविजन यानी कि मियोसिस एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बस उसको वहम हो जाता है कि वो आगे डेवलप कर सकता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो मिमिक करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। मतलब कहने को तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, बट क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इसलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानी जा सकती है। तो ये लाइन पूछ ली जाती है दैट दिस स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू विच प्रोसेस, सो आंसर विल बी द एपोमिक्सिस। क्लियर है? पार्थेनोकार्पी में फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट बन रहा था, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बिना सीड्स बन रहे विदाउट फर्टिलाइजेशन। किन स्पीशीज में ये सबसे ज्यादा देखा जाता है? तो एक है हमारी एस्टरेसी फैमिली और दूसरा है हमारे ग्रासेस। ग्रासेस में कौन सी पॉलिनेशन सबसे ज्यादा हो रही थी? पीछे ही पड़ा था विंड पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। नेक्स्ट है पॉलीएम्ब्रियोनी। अब इसको ध्यान से सुनना, ये हमारा एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक में हमारा ये एग। ठीक है, एम्ब्रियोसेक को सराउंड करने वाले जो सेल्स होते हैं दीज आर न्यूसेलस। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो न्यूसेलस के सेल्स है ना, ये जबरदस्ती पेनिट्रेट कर जाते हैं एम्ब्रियोसेक को। तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे 2n 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 सेल्स आ जाते हैं। कहाँ के सेल्स हैं? ऑरिजिन कहाँ का इनका? न्यूसेलस का। अब ये सारे के सारे सेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं किसकी फॉर्मेशन में? एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर मल्टीपल एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो जाता है और इसी कंडीशन को हम नाम देते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। तो काफ़ी स्पीशीज जैसे कि सिट्रस मतलब जिसमें सिट्रिक एसिड हो, लाइक टोमेटो, लेमन, इनमें और मैंगो में जो न्यूसेलस सेल्स हैं ये क्या कर सकते हैं? प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियोसेक टू फॉर्म एम्ब्रियोज। इसीलिए जो ओव्यूल है उसमें मल्टीपल एम्ब्रियोज हो जाएंगे और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। समझ में आया? तो पॉलीएम्ब्रियोनी का रीजन क्या है? प्रोट्रूशन, इन्वेजन ऑफ न्यूसेलस इनटू एम्ब्रियोसेक। बात है एनसीईआरटी के लास्ट टॉपिक की, इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री। एपोमिक्सिस में क्या हो रहा था? फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही थी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो वेरिएशन नहीं आएगी। और भाई एज अ ब्रीडर हम यही तो चाहेंगे कि मान लो आज कोई मैंगो का प्लांट बहुत अच्छा हो, बहुत जूसी हो, तो आगे के सारी जनरेशन के प्लांट्स भी वैसे ही हो। तो इसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा फायदेमंद है या एपोमिक्सिस? ऑब्वियसली बात है एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस की खास बात ये है कि हमें तब करनी होती है जब हम चाहते हैं कि सेम टाइप का प्लांट जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्रोड्यूस हो। ठीक है, बाकी दूसरे जो हम नॉर्मल सीड्स यूज करते हैं दीज आर द हाइब्रिड सीड्स। हाइब्रिड सीड्स जो हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं, इनमें ज़रूरी नहीं है कि जो कैरेक्टर तुम चाहते हो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन तक हो। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेरिएशन आएगा, म्यूटेशन आएगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, तो चीज़ों का सेपरेशन तो हो ही जाएगा। तो अगर जो सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड्स आर सोन, प्लांट्स एंड द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड लूज हाइब्रिड कैरेक्टर्स। मतलब जो कैरेक्टर तुम्हें आज की जनरेशन में अच्छा लग गया, आगे की जनरेशन में भी वही कैरेक्टर आ जाए, इल्ले कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेग्रीगेशन होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन गैमीट्स की फॉर्मेशन के टाइम पे। याद आया कुछ मेंटल? दूसरा, इन सीड्स का बनाना थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर हम हाइब्रिड सीड्स को ही एपोमिक्टिक सीड्स में कन्वर्ट कर दें तो हमारे जो प्रोजेनीज है उनमें कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन
नहीं होगा। जो कैरेक्टर हम चाहते हैं वही कैरेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन अचीव होगा। तो इसीलिए फार्मर्स जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग हाइब्रिड सीड्स टू रेस न्यू क्रॉप्स, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर उनको लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी ही क्रॉप्स चाहिए जो अभी अच्छी लग रही हैं तो उनको स्विच करना पड़ेगा किसमें, एपोमिक्सिस में। और इसके लिए दे नीड टू टर्न हाइब्रिड सीड्स इनटू द एपोमिक्टिक सीड्स। समझ में आया? तो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आई होप तुम्हें सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई। बहुत कोशिश की थी कि दूसरे चैप्टर्स जहाँ से भी लिंक बन सके वो मैं लिंक बना के तुम्हें चीज़ों को समझाऊँ। होप कि तुम्हें सब समझ आ गया होगा और अब तुम आगे की उड़ान भरने के लिए मेरे साथ तैयार होगे। थैंक यू सो मच।